के लिए बेटा मैं टाइम अलग से दे दूंगा आपको ना, डाउट के लिए हम टाइम अलग से मैनेज कर लेंगे, कैसे भी आपका लॉस नहीं होगा, कैसे भी करके आपका लॉस नहीं होगा। चलो तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं बेटा अभी। सो द ओमाइसिटीज में हमने पढ़ा था एक फंजाई, जनरल कैरेक्टर में हमने इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो पढ़े थे कि ये है आपकी एक्वेटिक फंजाई, तो इसमें जूस्पोर मिलते हैं। एंड माइसीलियम की कंडीशन ओमाइसिटीज में कैसी थी, सिनोसिटिक एसेप्टेट हाइफी था। सेल वॉल का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि सेल वॉल में सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है बहुत से मेंबर्स के। रिप्रोडक्शन में हमने पढ़ा कि ये सक्सेसफुल रिप्रोडक्शन स्पोरेंजियोस्पोर के थ्रू, और वो कौन से दोनों टाइप के हैं, प्लेनोस्पोर अगर टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में, ड्राई कंडीशंस में, एंड जूओस्पोर इन केस ऑफ मोएस्ट और एक्वेटिक कंडीशंस। जूओस्पोर के बारे में एक और इंपॉर्टेंट चीज हमने पढ़ी थी कि जूओस्पोर जो रहते हैं वो बाइफ्लैजिलेटेड रहते हैं, और दोनों फ्लैजिला अलग अलग टाइप के रहते हैं, हेट्रोकॉन्ट कंडीशन रहती है, वन इज ऑफ प्लस टाइप एंड अदर इज ऑफ टेंसिल टाइप। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने पढ़ा कि दो मेथड थे इनमें, गैमेटेंजियल कांटेक्ट का था, प्लेनोगैमेटिक कॉपुलेशन का था, वो गेमिस कंडीशन थी। एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट थे, जो दो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल थे उनमें जो पहला हमने एग्जांपल पढ़ा दैट वाज फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस दैट इज रिस्पांसिबल फॉर द लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो एंड which was responsible for the great Irish famine. Next is Albugo candida which was responsible for the white rust of Lucifer. डायग्राम आप सबको मिल गए थे। एंड उसके बाद जो एग्जांपल्स हमने पढ़े, पाइथियम डेब्रिनम का था, स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला का था, पर्नोस्पोरा पैरासिटिका, सेप्रोलेग्निया, एंड ये सब एग्जांपल हमने बाइंड अप किए थे। टुडे वी विल स्टार्ट विद द जाइगोमैसिडीज, जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा, दैट इज ऑफ जाइगोमैसिडीज। सो साथ साथ पॉइंट लिखते रहिएगा। मैं फिर बोल रहा हूं, जहां पे भी वॉइस कट हो आप वहां पे स्टार डाल के छोड़ दीजिएगा, जहां पे भी डाउट हो वहां स्टार डाल के छोड़ दीजिएगा। टॉपिक का एक हिस्सा खत्म होगा, मैं आपको टाइम दूंगा बीच में, आप तब डाउट पूछिएगा, ठीक है? तो आपको बार बार स्विच नहीं करना पड़ेगा आपके विंडो में। सो हम स्टार्ट कर रहे हैं विद द क्लास जाइगोमाइसिटीज। सो राइट ऑन फर्स्ट पॉइंट, जाइगोमाइसिटीज commonly it is known as conjugation fungi. कॉमनली इसको क्या बुलाया जाता है, कंजुगेशन फंजाई बुलाया जाता है। जनरल कैरेक्टर्स की अगर हम बात करें, जनरल कैरेक्टर्स सभी ग्रुप्स में जो इंपॉर्टेंट रहते हैं बेटा वो एग्जांपल्स रहते हैं, जैसे हमने लास्ट में पढ़ा था कि एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है। जनरल कैरेक्टर्स एक एक करके हम लिखते हैं। सबसे पहले हम बात करें अकरेंस की, तो द जाइगोमाइसिटीज, द मेंबर्स ऑफ जाइगोमाइसिटीज मेंबर्स, ये आपको कैसे मिलेंगे, टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट के मिलेंगे। अब एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो एक्वेटिक एनवायरनमेंट था, एक्वेटिक कंडीशंस थी, वो ज्यादातर ओमाइसिटीज के साथ एसोसिएटेड थी। अभी हम जितने एग्जांपल्स पढ़ेंगे वो मोस्ट ऑफ द केसेस में टेरेस्ट्रियल ही मिलने वाले हैं। क्लियर? हैबिट वाइज अगर हम बात करें, हैबिट वाइज पहली बात तो ये टेरेस्ट्रियल है, और हैबिट वाइज बात करें तो मोस्ट ऑफ देम आर सेप्रोफिटिक। सेप्रोफिटिक मतलब डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर सर्वाइव कर रहे होते हैं, एंड वेरी फ्यू सम ऑफ देम आर पैरासिटिक नेचर। कुछ इनमें से कैसे हैं, पैरासिटिक नेचर के भी मिलते हैं। क्लियर? तो हैबिट वाइज मोस्ट ऑफ द केसेस आर ऑफ सेप्रोफिटिक नेचर, बहुत कम कैसे हैं पैरासिटिक नेचर के भी हैं। और पैरासिटिक नेचर की भी अगर हम फर्दर बात करें, इन पैरासिटिक नेचर दे आर वीक पैरासाइट ऑफ प्लांट्स, weak parasites of plants, but they are strong parasite of animals. Strong parasites of animals. हम दो एग्जाम्पल, ये ज्यादा बड़ा ग्रुप नहीं है, लाइक ओमाइसिटीज के मेंबर काफी थे, जाइगोमाइसिटीज ज्यादा बड़ा ग्रुप नहीं है, इसमें हम तीन ही एग्जाम्पल बेसिकली पढ़ेंगे। बड़े जो ग्रुप हैं वो आपके एस्कोमाइसिटीज और बैसिडियोमाइसिटीज के हैं। तो इनमें ज्यादातर फॉर्म तो कैसी हैं, सेप्रोफिटिक है।
ज्यादातर फॉर्म, और हम भी जो एग्जांपल पढ़ेंगे वो सेप्रोफिटिक फॉर्म का पढ़ेंगे। कुछ केसेस हैं जो पैरासिटिक मोड में आ जाते हैं, और वो ही सेप्रोफिटिक मोड के केसेस हैं जो पैरासिटिक मोड में आ जाते हैं। हाइफी की कंडीशन की अगर हम बात करें तो, क्योंकि ध्यान होगा ये मेंबर किसका है, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पेज पर ज्यादा समझ में आता है, आई डोंट नो पेज पर बेटा ज्यादा समझ कैसे आ सकता है मेरे को, मतलब मे बी आपको आता हो, इसमें तो ज्यादा क्लैरिटी है आई थिंक। चलिए इस मुद्दे पे हम बाद में बात करेंगे, इस ना टॉपिक पे। सो क्योंकि हम ये फाइकोमाइसिटीज पढ़ रहे हैं, फाइकोमाइसिटीज मींस एल्गल फंजाई के जो दो ग्रुप थे, क्लास ओमाइसिटीज और क्लास जाइगोमाइसिटीज, तो आज जाइगोमाइसिटीज चल रहा है। तो फाइकोमाइसिटीज में अगर मैं माइसीलियम की बात करूं, अगर मैं हाइफी की बात करूं, तो हाइफी कैसा मिलेगा, ए सेप्टेट। हाइफी कैसा मिलेगा, ए सेप्टेट, या जिसको कहा जाता है सिनोसिटिक कंडीशन। सिनोसिटिक कंडीशन, दिस इज नोन एज aseptate सिनोसिटिक कंडीशन। Next important point is motile stages are absent. Motile stages are absent. It means जूओस्पोर जैसी कोई चीज अब नहीं मिलने वाली। जैसा कि मैंने बताया भी था, जूओस्पोर जो कंडीशन होती है वो कहाँ मिलती है, एक्वेटिक कंडीशन में मिलती है, और ये टेरेस्ट्रियल है। तो मोटाइल स्टेजेस जैसे जूओस्पोर जो है वो आपको क्या मिलेंगे, इसमें नहीं मिलेंगे। हम आते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे, किस टाइप की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलती है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन आते हैं, स्पोर्स आते हैं। तो जो स्पोर्स, ध्यान रखिएगा बेटा क्वेश्चंस कैसे रहते हैं, क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ लिया जाता है कि ओमाइसिटीज के स्पोर्स कौन से हैं, कौन सा स्पोर जाइगोमाइसिटीज में नहीं मिलेगा, एक्स वाई जेड। तो स्पोर इंपॉर्टेंट रहता है। स्पोर, तो स्पोर में जो फर्स्ट टाइप आता है दैट इज स्पोरेंजियोस्पोर, स्पोरेंजियोस्पोर। और क्योंकि इनमें मोटाइल स्टेजेस तो नहीं मिलती हैं, तो कौन से टाइप का स्पोर मिलेगा, प्लेनोस्पोर। व्हाट इज अ प्लेनोस्पोर, आपको पता है सबको, इट इज नॉन मोटाइल थिन वॉल्ड स्पोर व्हिच इज एंडोजिनस इन नेचर एंड फॉर्म्ड इन फेवरेबल कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन में बनता है। तो स्पोरेंजियोस्पोर प्लेनोस्पोर टाइप का मिलेगा। और मैंने आपको पहले भी एक बार बताया था कि कई बार क्या होता है, प्लेनोस्पोर की जगह वो स्पोरेंजियोस्पोर लिख देता है, मतलब स्पोरेंजियोस्पोर का मतलब उसका प्लेनोस्पोर से ही होता है। ये दोनों वर्ड्स कभी कभी इंटरचेंजेबली यूज कर लिए जाते हैं। इसके अलावा जो सेकंड मिलता है ओइडिया, ओइडिया आपको सबको ध्यान होगा, ओइडिया जो कंडीशन है वो किस में मिलती है, शुगर रिच कंडीशन में मिलती है। ये भी थिन वॉल्ड स्पोर होते हैं, और इनमें भी क्या होता है कि इनमें एक और खास बात थी, इनमें बडिंग भी होती है। उस स्टेज को क्या बोला जाता है, टोरुला स्टेज। तो यहाँ पे भी मिलती है वो ओइडिया विद टोरुला स्टेज। व्हाट इज टोरुला स्टेज, अगर ओइडियल स्पोर बडिंग शो कर रहा है दैट इज नोन एज टोरुला स्टेज। अंडर अनफेवरेबल कंडीशन थर्ड टाइप का स्पोर जो बनता है क्लेमाइडोस्पोर, क्लेमाइडोस्पोर, क्लेमाइडोस्पोर। क्लियर, तो दीज आर द स्पोर्स। इसके अलावा फ्रेगमेंटेशन का मैंने पहले भी आपको कहा था कि फ्रेगमेंटेशन जो रहता है, फ्रेगमेंटेशन सब में ही मिलता है, तो मैं उसको बार बार मेंशन नहीं करूंगा। फ्रेगमेंटेशन, अगर फ्रेगमेंटेशन आता है तो यूनिसेल्युलर को छोड़ के फ्रेगमेंटेशन सब में ही मिलता है। फ्रेगमेंटेशन यूनिसेल्युलर के केस में फ्रेगमेंटेशन नहीं मिलता, बाकी सब जगह मिलेगा। तो व्हाट आर द थ्री asexual spore which are present in zygomycetes, sporangiospore of a planospore type, oidial stages and chlamydospore. Now अगर हम बात करें किसकी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, क्योंकि ये पॉइंट्स किसके थे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थे। अगर हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो जाइगोमाइसिटीज है इनके मेंबर शो करते हैं गैमेटेंजियल कॉपुलेशन, गैमेटेंजियल कॉपुलेशन। और इससे पहले हमने जो पढ़ा था ओओमाइसिटीज, उसमें क्या था, गैमेटेंजियल कांटेक्ट। उसमें क्या हो रहा था, गैमेटेंजियल कांटेक्ट हो रहा था। और वहां पे कंडीशन कैसी थी, हम कंपेयर भी करते चल रहे हैं साथ साथ। ओओमाइसिटीज में कंडीशन ओगेमस टाइप थी, लेकिन यहाँ जो कंडीशन मिलती है वो मिलती है आइसोगेमी। अब शायद आप इसमें कंफ्यूज हो रहे होंगे, आइसोगेमी गैमेट्स के लिए भी टर्म यूज कर ली जाती है, गैमेटेंजिया के लिए भी यूज कर ली जाती है, कि दोनों गैमेटेंजिया हैं वो लगभग इक्वल साइज के होंगे। तो आइसोगेमी गैमेट्स के लिए भी टर्म यूज कर ली जाती है और गैमेटेंजिया के लिए भी। तो गैमेटेंजिया कैसे होते हैं, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर मिलेंगे, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर टाइप के मिलेंगे, सिमिलर टाइप। क्लियर, सो दिस कंडीशन इज नोन एज आइसोगेमी। गैमेट्स की बात करें तो नॉन मोटाइल रहेंगे। और क्योंकि यहां गैमेट्स का काम कर कौन रहा है,
एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान से सुनिए, यहाँ पे गैमेट्स का काम कर कौन रहा है? गैमेटेंजिया, वही फ्यूज कर रहे हैं। तो हम गैमेट्स के बारे में ये लिख सकते हैं कि इन केस ऑफ जाइगोमाइसिटीज, जो गैमेट्स हैं दे आर मल्टी न्यूक्लिएटेड। वो आपको कैसे मिलने वाले हैं? मल्टी न्यूक्लिएटेड, मल्टी न्यूक्लिएटेड मिलने वाले हैं। और इसके लिए एक और टर्म भी यूज कर ली जाती है, दैट इज सीनोगैमेट। सीनोगैमेट्स, जैसे आपको ध्यान होगा सीनोसिटिक कंडीशन, सीनोसिटिक हाइफा कौन सा था जिसमें न्यूक्लियस बहुत ज्यादा थे, और क्योंकि गैमेटेंजिया में काफी सारे न्यूक्लियस हैं तो मल्टी न्यूक्लिएटेड गैमेट्स हो गए। तो इस कंडीशन को क्या शो कर दिया जाता है? सीनोगैमेट्स। दिस कंडीशन इज नोन एज सीनोगैमेट कंडीशन। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आया हुआ है, दिस वन। क्योंकि जाइगोमाइसिटीज में जो फ्यूजिंग गैमेटेंजिया होते हैं उसमें काफी न्यूक्लियस रहते हैं फ्यूज करने के लिए। सो गैमेट्स आर कंसीडर्ड एज द मल्टी न्यूक्लिएटेड, दैट और सीनोगैमेट कंडीशन। क्या बोला जाएगा इसको? सीनोगैमेटिक कंडीशन बोला जाएगा। आफ्टर फ्यूजन हम बहुत अच्छे से जानते हैं, हमने गैमेटेंजियल कॉपुलेशन का कंसेप्ट पढ़ा हुआ है। आफ्टर फ्यूजन क्या चीज बनने वाली है? आफ्टर फ्यूजन जो चीज बनती है दैट इज जाइगोट, और जाइगोट के चारों तरफ क्या आ जाती है? थिक वॉल स्ट्रक्चर आ जाती है। तो इट विल फाइनली गिव राइज टू जाइगोस्पोर। लास्ट ओओमाइसिटीज में हमने पढ़ा था कि ओओस्पोर बनता है, यहां हमने पढ़ा कि जाइगोस्पोर बनता है। अब हम कुछ बात करते हैं, एक इंपॉर्टेंट बात हम डिस्कस करते हैं कि ओओमाइसिटीज में जो ओओस्पोर बना था वो ओओगोनियम से बना था, वो ओओगोनियम का रिजल्ट था। और उसमें और इसमें डिफरेंस क्या रहता है? इसमें रिजर्व फूड जो रहता है बहुत अच्छा खासा रहता है ओओगोनियम के अंदर, मींस ओओस्पोर के अंदर रिजर्व फूड की जो अमाउंट रहती है वो हाई रहती है। लेकिन जो आपका जाइगोस्पोर है, जाइगोस्पोर और ओओस्पोर में यही मेन डिफरेंस है, इसमें कंपैरेटिवली द रिजर्व फूड कंटेंट इज लो, रिजर्व फूड कंटेंट एज कंपेयर टू ओओस्पोर कम रहता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि जाइगोस्पोर और ओओस्पोर में डिफरेंस क्या होता है। तो क्या क्या डिफरेंस आप बताएंगे? पहली बात तो आप कहेंगे कि बन कैसे रहा है। ओओस्पोर बनता है कैसे? गैमेटेंजियल कांटेक्ट से। जाइगोस्पोर बनता है गैमेटेंजियल कॉपुलेशन से। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड थिंग, ओओस्पोर में रिजर्व फूड की अमाउंट ज्यादा रहती है, जाइगोस्पोर में कंपैरेटिवली जो रिजर्व फूड की अमाउंट है वो कम रहती है। क्लियर? एंड in case of your zygospore, the both the structures are equally involved, and the individuality of the gametangia dissolve after the formation of zygospore. but ऐसा नहीं था किस केस में? oospore में आपको ध्यान होगा, oospore में the individuality of gametangia remain. so these are the differences. क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। फाइनली जो मेन डिफरेंस है वो उनकी अकरेंस के बेसिस पे तो है ही, कि जाइगोस्पोर किस में बन रहा है? जाइगोमाइसिटीज में। और oospore किस में बन रहा है? oomaisities में बन रहा है। क्लियर? तो ये डिफरेंसेस ध्यान रखिएगा। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोस्पोर, इट विल, जाइगोट जो करता है वो रेस्ट पीरियड में चला जाएगा। मींस क्या हुआ? फ्यूजन हुआ, फ्यूजन के बाद क्या बना? जाइगोट बना। और जाइगोट किस में चला गया? किस में चेंज हो गया? जाइगोस्पोर में। जाइगोस्पोर जो है इट विल एंटर द रेस्ट पीरियड। ये किस में एंटर कर जाएगा? रेस्ट पीरियड में एंटर कर जाएगा। तभी तो जाइगोस्पोर बना है ना। देखिए, एक एक पॉइंट समझिए, एक पॉइंट समझाता हूं। यूजुअली क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म है, उसका मेल पार्टनर, उसी ऑर्गेनिज्म का फीमेल पार्टनर, इसने गैमेट दिए, इसने गैमेट दिया, फ्यूजन हुआ, जाइगोट बना। व्हाट विल द नेक्स्ट प्रोसेस? आइदर द जाइगोट विल चेंज इनटू इंडिविजुअल, मेल और फीमेल जो भी, या वो किस में चेंज हो जाएगा? एम्ब्रियो में, फिर इंडिविजुअल बनाएगा। ये डिफरेंस आपने पढ़ा हुआ है कि एम्ब्रियो नहीं बनता एल्गी में, तो मैंने डायरेक्ट बना दिया। अगर एम्ब्रियो बनता है तो बाकी प्लांट्स में एम्ब्रियो भी शो करते हैं। और इंडिविजुअल फिर दोबारा क्या कर देगा? या तो मेल होगा या फीमेल होगा, रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर देगा। नॉर्मल साइकिल तो ऐसे चलती है ना। अगर मैं नॉर्मल साइकिल की बात करूं तो ऐसे चलेगी। मतलब क्या कि ऑर्गेनिज्म जो है या तो वो मेल होगा या फीमेल होगा, या मेल एंड फीमेल गैमेटिक ऑर्गन एक ही बॉडी के ऊपर होंगे। तो वो क्या करेंगे? अपने गैमेट्स बनाएंगे, दे विल गिव राइज टू गैमेट्स, बोथ द गैमेट्स विल फ्यूज, फ्यूज हुआ, फ्यूजन से जाइगोट बना। अब जाइगोट जो है that will change into individual. Now let's suppose कि
after fertilization the very next period is unfavorable. फर्टिलाइजेशन के बाद जो नेक्स्ट पीरियड आ रहा है वो बहुत अनफेवरेबल आ रहा है, तो जाइगोट के बनने के बाद एम्ब्रियो या इंडिविजुअल, यंग इंडिविजुअल, वो तो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। उस केस में क्या होगा, उस केस में जाइगोट इंडिविजुअल में चेंज नहीं होगा, जाइगोट विल चेंज इनटू जाइगोस्पोर। वो किस में चेंज हो जाएगा, जाइगोस्पोर। जब फेवरेबल कंडीशन आएंगी इट विल चेंज इनटू इंडिविजुअल। तो अगर मैं ये कह रहा हूं कि जाइगोस्पोर बीच में आ रहा है तो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है कि कहीं ना कहीं बीच में कौन सी कंडीशंस आई हैं, अनफेवरेबल कंडीशंस बीच में आई हैं। दैट्स व्हाई ये सब कहानी बन रही है। सो इस केस में क्या हुआ, फ्यूजन हुई, जाइगोट बना, जाइगोट विल एंटर द रेस्ट पीरियड, किस फॉर्म में, जाइगोस्पोर में। और रेस्ट पीरियड के बाद जैसे ही फेवरेबल कंडीशन वापस आएंगी, जैसे ही फेवरेबल कंडीशन वापस आएगी, क्या होगा, जाइगोस्पोर विल जर्मिनेट। जाइगोस्पोर, ये पॉइंट आप साथ साथ लिखते रहिएगा, विल जर्मिनेट। जाइगोट क्या करेगा, जर्मिनेट करेगा। मैं फिर भी लास्ट में इसको एक बार रिपीट कर दूंगा। टू फॉर्म ए स्पेशल sporangium. What is sporangium? A structure which gives rise to spore known as germ sporangium. known as germ sporangium. आज हम डिटेल में राइजोपस को पढ़ने वाले हैं, वहां पे आपको ये ज्यादा बेटर क्लियर हो जाएगा। प्रीवियसली स्पोरेंजियम को जाइगोस्पोरेंजियम बोला जाता था, जर्म स्पोरेंजियम को जाइगोस्पोरेंजियम भी बोला जाता था। चलो डायग्राम के थ्रू हम समझ भी लेते हैं इस चीज को। लुक एट दिस डायग्राम, इस डायग्राम को देखिए, दिस वन, क्लियर, दिस वन। लुक एट दिस, what are these, positive negative strain, this is positive strain, this is negative strain. Progametangia, what is progametangia? The earlier structure before mature gametangia, जो earlier structure बनती है, that is known as progametangia, उसको progametangia बोला जाता है। So the progametangia that will change into gametangia, and the isogametangia का मतलब है दोनों दिखने में सेम है, they will fuse and they will form zygote and zygote will ultimately change into zygospore। किसमें change हुआ, zygospore। Now when the favorable condition arrive, this is germinating zygospore, the zygospore will germinate and it will give rise to a sporangium, जिसको पहले क्या बुलाया जाता था, जाइगोस्पोरेंजियम। नाउ अब उसके लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं, जर्म स्पोरेंजियम। इट विल गिव राइज टू जर्म स्पोरेंजियम। पॉइंट क्लियर है? जाइगोस्पोर, व्हाट इज द पॉइंट, इस साइकिल को हम दोबारा भी पढ़ेंगे। Zygospore will germinate on the arrival of favorable condition to form a sporangium which is known as germ sporangium। क्या बोलेंगे उसको, germ sporangium। Inside the germ sporangium, inside the germ sporangium, meiosis will occur। अगर आपको ध्यान हो कि 3 स्टेप जो फंजाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थे वो कौन कौन से थे, वो स्टेप कौन कौन से थे? फर्स्ट स्टेप था प्लाज्मोगेमी, सेकंड था कैरियोगेमी और थर्ड था मियोसिस। तो यहां तक प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमी हो गया। अब क्या होगा, इनसाइड द जर्म स्पोरेंजियम मियोसिस विल अकर, मियोसिस होगी, इट विल गिव राइज टू, ये किसको बनाएगा, इट विल गिव राइज टू योर कौन से स्पोर, हैप्लोइड, क्योंकि मियोसिस हो चुकी है, हैप्लोइड स्पोर which germinate and give rise to न्यू माइसीलियम। वो क्या कर देगा, नई माइसीलियम बना देगा। क्लियर? सो लुक एट दिस, इस डायग्राम को देखिए, दिस वन, दिस वन, इस डायग्राम को देखिए। ये डायग्राम हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। कहानी कहां से स्टार्ट हुई है, कहानी यहां से स्टार्ट हुई है। इट इज द माइसीलियम, ये आपकी माइसीलियम है, नेगेटिव टाइप, पॉजिटिव टाइप। क्या बने, गैमेटेंजिया, प्रोगैमेटेंजिया, एंड इट विल फॉर्म द गैमेटेंजिया। गैमेटेंजिया फ्यूज करेंगे, गैमेटेंजियल कॉपुलेशन, एंड इट विल गिव राइज टू द स्ट्रक्चर नोन एज जाइगोस्पोर। क्या बोला जाएगा उसको, जाइगोस्पोर। On the arrival of favorable conditions, zygospore will germinate and will form the sporangium, that is known as zygosporangium, and the zygosporangium disperse the haploid spore. These spore germinate and give rise to the new mycelium. So this is the life cycle। ये क्या है, आपकी लाइफ साइकिल है किसकी,
यूजुअल किसी भी जाइगोमैसिडीज के मेंबर की लाइफ साइकिल चलती है। तो आई थिंक क्लियर होगा सबको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हो रहा है। इट विल गिव राइज टू न्यू माइसीलियम। एंड एग्जांपल्स की बात करें तो हम जो 3 एग्जांपल आज डिस्कस करेंगे, फर्स्ट इज पाइलोबस। फर्स्ट एग्जांपल जो हम आज पढ़ेंगे दैट इज पाइलोबस। द सेकंड एग्जांपल इज राइजोपस, राइजोपस। एंड द थर्ड एग्जांपल इज म्यूकर। जो तीसरा एग्जांपल है दैट इज म्यूकर। तो मैं पाइलोबस आपको करवाऊंगा, राइजोपस आपको करवाऊंगा। राइजोपस एंड म्यूकर ऑलमोस्ट सेम है, आपको इनमें डिफरेंस कैलकुलेट करने पड़ेंगे। मैं राइजोपस आपको डिटेल में करवाऊंगा। राइजोपस और म्यूकर ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन आप ये आपका असाइनमेंट रहेगा कि आपको इन तीनों में डिफरेंस, इन दोनों में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो यहां तक कोई डाउट है तो बोलिए बेटा। अप टू दिस तो हम स्टार्ट करेंगे विद द फर्स्ट एग्जांपल दैट इज पाइलोबस। इसकी बेसिक सी इंफॉर्मेशन हमें लेनी है। दिस इज पाइलोबस। कोई डाउट है तो देखिए बेटा इस यहां तक। हाँ जी, ऐसा हो सकता है, दैट इज नोन एज पार्थेनोजेनेसिस। ऐसा हो जाता है, हम उसमें पढ़ेंगे, ये राइजोपस की लाइफ साइकिल में पढ़ेंगे कि ऐसा हो जाता है कि कई बार गैमेटेंजिया बन जाता है लेकिन गैमेटेंजिया फ्यूज नहीं करते, तो उसके इसमें दैट विल चेंज इनटू ए जाइगोस्पोर। किसकी क्लासिफिकेशन रिवाइज करनी है बेटा आपको? फंजाई की क्लासिफिकेशन के लिए? बेटा ये तो एनसीईआरटी और मैंने मॉड्यूल कहा हुआ है। एनसीईआरटी के अलावा अगर मैंने कोई बुक कही हुई है तो अभी तक सिर्फ आपको मॉड्यूल्स का कहा हुआ है। और उन मॉड्यूल्स में भी क्या है कि मुझे याद आया, वो एक बच्चे ने मुझे फॉरवर्ड किए थे आकाश की जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की फाइल थी ना, वो मुझे फॉरवर्ड की थी। तो मैं आपके ग्रुप में उसे शेयर करूंगा, देखता हूँ मुझे मिलती है तो, एक सेकंड रुकिए। खैर चलो, मैं इस लेक्चर के बाद उसे शेयर कर दूंगा। लेकिन वो एक बच्चे ने मुझे फॉरवर्ड किया था उसे, मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा वो फाइल बाद में। आकाश के मॉड्यूल हैं वो आपके। तो जब आपको सॉफ्ट कॉपी मिल रही है, आप क्यों पैसे लगा रहे हैं बाकी किसी चीज पे? असाइनमेंट आपको मिल ही जाते हैं, असाइनमेंट आपको हम प्रोवाइड करवा ही देते हैं। सॉफ्ट कॉपी में आपके पास सारे असाइनमेंट आ रहे हैं। तो फाइल अगर मुझे मिलती है तो मैं आपको फॉरवर्ड करता हूँ बेटा वो। इंडिविजुअलिटी पॉइंट का मतलब ये था कि वो स्पोर में क्या पढ़ा था हमने, मतलब ये पॉइंट जो था वो हमने उसमें पढ़ा था। पहला क्वेश्चन क्या है, ये फेवरेबल कंडीशन और अनफेवरेबल कंडीशन वाला टॉपिक रिपीट कर दो। देखो ऐसा होता है कि जब भी देखो फंजाई के लिए हमने पढ़ा था कि कौन सी कंडीशंस बेटर रहती हैं। ह्यूमिड एनवायरनमेंट चाहिए, वार्म टेम्परेचर चाहिए। अगर बहुत ज्यादा कोल्ड टेम्परेचर है या फिर बहुत ज्यादा ड्राई कंडीशंस हैं तो उसमें फंजाई ग्रो नहीं कर पाएगी। सो दिस इज अ काइंड ऑफ योर काइंड ऑफ अनफेवरेबल कंडीशन फॉर द फंजाई। तो ऐसी कंडीशंस में फंजाई कैसे पास करेगी, दैट विल गिव राइज टू द जाइगोस्पोर, वो जाइगोस्पोर बना देगी। अब प्लेनोस्पोर आर द नॉन मोटाइल स्पोर बेटा। प्लेनोस्पोर जो होते हैं वो नॉन मोटाइल स्पोर्स होते हैं। जैसे कल हमने जूओस्पोर पढ़ा था, उस जूओस्पोर के फ्लैजिला रिमूव कर दो तो बाकी जो कंडीशन बचती है वो प्लेनोस्पोर की है। इंडिविजुअलिटी ऑफ जाइगोस्पोर में हमने ये पढ़ा था बेटा कि जो गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट रहता है, गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट के केस में क्या होता है कि जो आपका गैमेटेंजिया है, मेल गैमेटेंजिया एंड फीमेल ओवोगोनियम एंड एंथीडियम, आफ्टर द फ्यूजन दोनों आपको इंडिविजुअली सेपरेट दिखेंगे कि ये मेल है ये फीमेल है, क्योंकि उसमें तो क्या होता है कि ट्यूब बनती है और ट्यूब के थ्रू कंटेंट मूव कर जाता है। लेकिन लेट सपोज दोनों गैमेटेंजिया के जो आपके सेल वॉल है बीच में डिसॉल्व कर गई और सारा का सारा गैमेटेंजिया का कंटेंट आपस में मिक्स हो गया, तो गैमेटेंजिया आपको बाद में समझ में नहीं आएगा कि कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है। इसका मतलब इंडिविजुअलिटी मतलब वो अलग से अब आपको दिख नहीं रहा।
Unfavorable conditions, what if after fertilization of condition not present? मतलब बट अच्छा फिर तो कंटिन्यू करेगा ही, फिर तो कंटिन्यू करेगा ही अगर अनफेवरेबल कंडीशन नहीं होती। देखिए, जो थिक वॉल्स बनने के लिए आपने चाहे वो बैक्टीरिया के केस में पढ़ा था या फिर चाहे वो आपने प्रोटिस्टा में पढ़ा था कि कोई चीज स्विच करती है इस चीज को कि डोरमेंसी में एंटर कर जाए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डोरमेंसी? इनएक्टिविटी के पीरियड में एंटर कर जाए। कोई चीज स्विच करेगी, कोई चीज सेंस करेगी कि बाहर का टेम्परेचर बढ़ रहा है, कम हो रहा है, ड्राइनेस आ रही है। तो अगर ऐसा कुछ नहीं होगा तो डोरमेंसी में एंटर नहीं करेगा वो। जम स्पोरेंजियम का स्पेशल फीचर ये है बेटा कि यूजुअली स्पोरेंजियम के अंदर माइटोसिस चल रही होती है। जम स्पोरेंजियम का ओरिजिन अलग है, पहली बात तो। जम स्पोरेंजियम का ओरिजिन जाइगोस्पोर से हो रहा है। यूजुअली किसी स्पोरेंजियम का जो ओरिजिन होता है वो कहाँ से होता है? नॉर्मल हाइफी से होता है। सेकंड थिंग, यूजुअल स्पोरेंजियम के अंदर माइटोसिस से स्पोर बन रहे होते हैं। जम स्पोरेंजियम में अंदर जो स्पोर बन रहे होते हैं वो मियोसिस से बन रहे होते हैं। क्लेमाइडोस्पोर, थिक वॉल्ड स्पोर। क्लेमाइडोस्पोर जो होता है दैट इज ए थिक वॉल स्पोर, वो ये सेक्सुअल साइकिल का पार्ट है। ये जो थिक वॉल स्पोर हमने पढ़ा था जाइगोस्पोर, इट इज द पार्ट ऑफ सेक्सुअल लाइफ साइकिल। ये सेक्सुअल लाइफ साइकिल का पार्ट है। सीनोमाइट्स नहीं होता बेटा। सीनोमाइट्स जो मैंने कंडीशन बताई थी वो सीनोगैमेट्स की बताई थी कि दीज आर मल्टी न्यूक्लिएटेड गैमेट्स। मल्टी न्यूक्लिएटेड गैमेट्स होने की वजह से सीनोगैमेटिक कंडीशन दी गई थी, सीनोगैमेटिक कंडीशन। एग्जैक्टली, हेल्प इन पेरिलेशन, बिल्कुल ठीक है। तीन एग्जाम्पल अभी हम पढ़ेंगे, पाइलोबस, राइजोपस एंड म्यूकर। ये तीनों एग्जाम्पल अभी हमने पढ़ने हैं। सिनोसिटिक बेटा, जाइगोस्पोर बी फॉर्म्ड और नॉट एज इन फेवरेबल कंडीशन देयर वुड बी नो बेनिफिट। हाँ, फेवरेबल कंडीशन में इसका कोई बेनिफिट नहीं है। मैंने बताया ना अभी कि कोई भी स्ट्रक्चर जो स्विच करेगी, अगर मान लो नेक्स्ट कंडीशन फेवरेबल है। देखिए आप इसको ऐसे समझिए, आपका वीट प्लांट है, एनुअल कोई भी प्लांट उठा लो आप, ठीक है। एनुअल प्लांट है, वीट प्लांट, एक ग्रोइंग सीजन के लिए ग्रो करता है। जैसे सीड बनती है डेथ हो जाता है। अब डेथ क्यों हो जाता है? क्योंकि जो कंडीशंस आती हैं आगे वो इसके लिए फेवरेबल नहीं थी। आपने देखा इसकी जो प्लांटेशन की जाती है वो कोल्ड टेम्परेचर के साथ की जाती है, लेकिन जब हार्वेस्टिंग करते हैं तब टेम्परेचर क्या रहता है? तब टेम्परेचर ज्यादा रहता है। इट मीन्स नेक्स्ट कंडीशन जो रहती है उसके लिए अनफेवरेबल रहती है। तो अगर मान लो कंडीशन आगे फेवरेबल रहेंगी तो सीड डोरमेंसी में एंटर ही नहीं करेगा, सीड दोबारा ग्रो कर जाएगा। हाँ, उसके केसेस अलग हैं कि वो मदर प्लांट के ऊपर ग्रो नहीं करेगा या मदर प्लांट के आसपास ग्रो नहीं करेगा, उसके लिए अलग फैक्टर काम करते हैं। क्लियर? तो नेक्स्ट मूव करता हूं विद द पाइलोबस। इस लेक्चर के बाद मुझे ध्यान करवा देना कि वो सॉफ्ट कॉपी जो है वो आपको फॉरवर्ड करनी है। पाइलोबस कंडीशन जो है, फर्स्ट पॉइंट लिखिए पाइलोबस के लिए। डबल इन डाउट है बेटा आपका कोई? नहीं, जम स्पोरेंजियम तो तब भी बनेगी ना, डायरेक्टली इंडिविजुअल नहीं बन सकता, मियोसिस भी तो होगी बीच में। फंजाई हैप्लॉइड होती हैं, तो जाइगोट डिप्लॉइड होगा, डायरेक्ट इंडिविजुअल नहीं बन सकता, मियोसिस भी तो होगी बीच में। तो आप ये कह सकते हैं कि जो काम मतलब जाइगोस्पोर के बाद होना था वो काम जाइगोट से स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन दैट इज एक्सट्रीम रेयर कंडीशन। सीजनल शिफ्टिंग तो नहीं रुक सकती ना। जो आप बात कर रहे हो, आप तो ये कह रहे हैं कि वार्म कंडीशन है, फिर सीजन चेंज ही नहीं होगा, अगला फिर वार्म रहेगा। ऐसा तो हो नहीं सकता। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि एक सीजन है उसके बाद सीजन चेंज ही नहीं हो रहा है। कुछ पर्टिकुलर हैबिटेट्स पे हो सकता है, लेकिन जहां पे जाइगोस्पोर मिल रहा है, जहां पे जाइगोमैसिडीज के मेंबर्स मिलते हैं, वहां पे नहीं होता। तभी तो लाइफ साइकिल के ये पैटर्न रहते हैं। So the first point for the Pilobus, the most common species of the Pilobus is Pilobus crystallinus. Crystallinus. It is the most common species of Pilobus. So the Pilobus, because it grow over dung के ऊपर ही grow करता है. That's why it is commonly known as dung fungi.
दैट्स व्हाई इट इज कॉमनली नोन एज डंग फंजाई, या फिर इसको कोप्रोफिलस फंजाई भी बोल दिया जाता है। कोप्रोफिलस फंजाई, क्योंकि ये डंग पे ग्रो कर रही है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज डंग फंजाई या कोप्रोफिलस फंजाई। नेक्स्ट लुक एट दिस डायग्राम, ये इसका मॉडल डायग्राम है, ये इसका एक्चुअली माइक्रोस्कोपिक व्यू है। ये जो डायग्राम यहाँ शो किया हुआ है ना, ये इसका माइक्रोस्कोपिक ओरिजिनल व्यू है, ओरिजिनल इसकी पिक्चर है। तो यू कैन सी दिस इज द स्टॉक, ये वाला हिस्सा स्टॉक का है और ये स्पोरेंजियम का हिस्सा है, ये ऊपर की तरफ आप देख रहे हैं स्पोरेंजियम का हिस्सा है। तो अब यहाँ देखिए एक सिंगल स्पोरेंजियम को दिखाया हुआ है, इसका एक स्पेशल मैकेनिज्म है जिसकी हेल्प से स्पोर डिस्पर्स करता है। यू कैन सी एक टाइप का ब्लास्ट होता है, फायर होता है एक टाइप से। इस वजह से अभी आप इसको कह सकते हैं दिस इज ए काइंड ऑफ हैट, अपीयरेंस में ये ऐसा दिख रहा है जैसे उसके ऊपर हैट पड़ी है, एंड इट थ्रो द हैट, जिसकी हेल्प से स्पोर डिस्पर्स होते हैं। इस स्पेशल मैकेनिज्म की वजह से दिस इज क्वेश्चन इस पे रहता है, या तो इसे कॉमन नेम पे रहेगा इट इज डंग फंजाई, या इसको बोला जाता है हैट थ्रोअर, इट इज नोन एज हैट थ्रोअर या फंगल शॉटगन, फंगल शॉटगन। स्क्विटिंग फंगस भी बोल दिया जाता है इसको, स्क्विटिंग फंगस। किस वजह से? ड्यू टू द स्पेशल मैकेनिज्म ऑफ स्पोर्स डिस्पर्सल, स्पोर को डिस्पर्स 2 मीटर तक हवा में ये स्पोर्स को डिस्पर्स कर सकती है इस स्पेशल मैकेनिज्म की वजह से। क्योंकि जब इसके स्पोर डिस्पर्स होते हैं तो आप देख रहे हैं ये जो स्ट्रक्चर है, ये ब्लैक कलर के ऊपर जो स्ट्रक्चर दिखाई हुई है, ये फायर की जाती है, बाहर की तरफ फायर की जाएगी, लुक एट दिस डायग्राम, और स्पोर्स इसके पीछे पीछे डिस्टर्ब किए जाएंगे। तो शॉटगन में भी आप नहीं जानते होंगे, शॉटगन का जब फायर होता है तो उसमें से कई बुलेट्स निकलती हैं, उसका एक पर्टिकुलर पॉइंट नहीं होता, उसमें से कई बुलेट्स निकलती हैं और स्कैटर कर जाती हैं। तो सेम इज द कंडीशन हियर, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज फंगल शॉटगन, इसलिए इसको फंगल शॉटगन बोला जाता है। तो इसके कॉमन नेम पे कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, या यूजुअली ये पूछ लिया जाता है कि हैट थ्रोअर फंजाई किसका कॉमन नेम है, किसका मेंबर है, उन कंडीशंस को ध्यान रखिएगा। तो ये पहला एग्जांपल था हमारा पाइलोबस का। जो मेन और इंपॉर्टेंट एग्जांपल है दैट इज द सेकंड एग्जांपल, राइजोपस, रैडम राइजोपस। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है राइजोपस का, इसके ऊपर मेंशन करके रखिएगा कि राइजोपस जो है बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल। यू कैन सी द डायग्राम, इट इज कॉमनली नोन एज ब्लैक ब्रेड मोल्ड, कॉमनली इट इज नोन एज ब्लैक ब्रेड मोल्ड। आप में से कुछ ने जो ये जो आपने सामने आपको डायग्राम दिख रहा है, आपने देखा होगा कि ब्रेड अगर पड़ी रहे काफी दिन तक तो उसके ऊपर इस तरह के पैचेस से बन जाते हैं फंगल इन्फेक्शन की वजह से। ये देख रहे हैं आप, ब्लैक कलर के जो पैचेस हैं ये कुछ पैचेस से बन जाते हैं, फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। सो दिस इज जो फंजाई कॉमनली इस पर अटैक करती है, दैट इज राइजोपस। इसके बाद म्यूकर भी कुछ ऐसे ही ग्रो करती है, म्यूकर का जो इन्फेक्शन रहता है वो भी कुछ ऐसे ही रहता है। सो इसकी अपीयरेंस की वजह से ब्लैक, और किस पे अटैक कर रही है, ब्रेड कॉमन सबसे ज्यादा, इट इज कॉमनली नोन एज, वॉइस कट सबकी हो रही है बेटा, नेटवर्क का इश्यू तो नहीं है? कोई बात नहीं, आप स्टार डाल के छोड़ दीजिए बेटा, इसको हम दोबारा देख लेंगे। यहाँ स्टार डाल के छोड़ दीजिए, आप डाउट्स में बाद में मेंशन कर दीजिएगा। स्क्विटिंग, स्क्विटिंग का मतलब है ये जो मैकेनिज्म रहता है ना, इसको स्क्विटिंग बोला जाता है। ये वाला जो मैकेनिज्म है, ये वाला, दिस इज नोन एज स्क्विटिंग। सो राइजोपस इट इज कॉमनली नोन एज ब्लैक ब्रेड मोल्ड। इसको जाइगोमाइसिटीज में रखा किसने था, रैडम, नेक्स्ट पॉइंट। कोप्रोफिलस का मतलब है डंग लविंग, डंग लविंग। कोप्रोफेगस क्या होता है, वो ऑर्गेनिज्म जो डंग को फूड की तरह यूज करते हैं। कोप्रोफेगस जैसे रैबिट होता है, ऑटो कोप्रोफेगी रहती है उसमें। तो कोप्रोफिलस का मतलब डंग लविंग, क्योंकि डंग के ऊपर ग्रो कर रहे हैं ये। डंग में भी जो काउ डंग होता है या कैटल्स का जो डंग रहता है उसमें भी ऑर्गेनिक मैटर बहुत होता है, ऐसा नहीं कि वो कंप्लीटली डाइजेस्टेड रहता है। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज राइजोपस, इट
was placed in zygomacetes. किसमें आता है? zygomacetes. और किसने रखा था? एंसवर्थ ने, साइंटिस्ट का नाम है, जिसने इसको किसमें रखा था? इनटू द zygomacetes. एंसवर्थ साइंटिस्ट का नाम है. So the most common species is Rhizopus की जो सबसे common species है Rhizopus stolonifer. Rhizopus stolonifer और Rhizopus nigricans. Rhizopus stolonifer or Rhizopus nigricans. What is the common name? Commonly it is known as black bread mold. अभी हमने पढ़ा. It is commonly known as black bread mold, and the other name is pin mold. The other common name is pin mold. अब देखो, पिन मोल्ड टर्म म्यूकर के लिए भी यूज की जाती है. लुक एट दिस. दिस इज द माइक्रोस्कोपिक व्यू. ब्रेड के ऊपर जो माइक्रोस्कोपिक व्यू आता है फंजाई का, वो कुछ ऐसा आता है. अगर आप इस ब्लैक कलर के स्पॉट को, ये वाला जो ब्लैक कलर का स्पॉट है, इसको अगर आप मैग्नीफाई करके देखें तो कुछ आपको ऐसा दिखेगा. अब देखो ध्यान से, इसके जो दो नाम है क्यों दिए गए हैं? ब्लैक ड्यू टू द ब्लैक कलर जाइगोस्पोर. ब्लैक कलर का जाइगोस्पोर बनता है. दो कॉमन स्पीसीज हैं आपकी, स्टोलोनिफर, राइजोपस स्टोलोनिफर और राइजोपस निग्रिकेंस. क्लियर बेटा? ब्लैक जाइगोस्पोर की वजह से इसको ब्लैक ब्रेड मोल्ड बोला जाता है. और ये तो रिजल्ट किसका होगा? जाइगोस्पोर तो रिजल्ट होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का. पिन मोल्ड क्यों बोलते हैं? व्हाई इट इज नोन एज पिन मोल्ड? लुक एट दिस स्ट्रक्चर. इस स्ट्रक्चर को देखिए. जो इसका स्पोरेंजियम है, जो अप्लेनोस्पोर बना रहा है, ये जैसा आपका पिन नहीं होता, पेपर पिन जैसी रहती है. पेपर पिन आपने सबने देखी है, वो कुछ ऐसी रहती है. इसका जो स्पोरेंजियम है, उसका अपीयरेंस कुछ पिन की तरह से आता है. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज पिन मोल्ड. इन दोनों पॉइंट को ध्यान रखिएगा. ब्लैक ब्रेड मोल्ड इसलिए बोला जाता है क्योंकि ब्लैक कलर के जाइगोस्पोर बनते हैं. और पिन मोल्ड इसलिए बोला जाता है क्योंकि पिन शेप स्पोरेंजियम बनता है. यू कैन सी ओवर दिस, पिन शेप स्पोरेंजियम बनता है. तो इसके ये दो नाम है. क्लियर? नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे. नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं. हैबिटेट की बात करें तो दिस इज अ सैप्रोफिटिक फंजाई. हैबिटेट के हिसाब से इट इज अ सैप्रोफिटिक फंजाई एंड कैन बी इजिली ग्रोन ऑन ब्रेड. ब्रेड पे इसको बहुत इजिली ग्रो किया जा सकता है इन 2 to 3 days. ठीक है, एक एक पॉइंट पे क्वेश्चन रहता है बेटा. कॉमनली इसको ऑब्जर्व किया जाता है. कॉमनली इट इज ऑब्जर्व्ड ऑन पिकल. कभी कभी आपने देखा होगा पिकल्स के ऊपर एक व्हाइट कलर का थ्रेड सा आ जाता होता है फंगल अटैक की वजह से. या वेजिटेबल्स पे भी आप देख सकते हैं. या फिर आपने देखा होगा नेग्लेक्टेड लेदर के ऊपर ग्रो कर जाती है, नेग्लेक्टेड शूज. आप में से देखा होगा कई बार कि जो पिकल रहता है कई दिन तक पड़ा रहे, या फिर वो एयर के एक्सपोजर में आ जाए, या वेजिटेबल्स कई दिन से पड़ी हैं और एयर के एक्सपोजर में ज्यादा रही हैं, तो आप देखोगे उनके ऊपर व्हाइट कलर का एक नेटवर्क सा बन जाता है, थ्रेडी सा स्ट्रक्चर बन जाती है. वो फंगल जो अटैक होता है, तो ज्यादातर जो रहता है वो इसी वजह से रहता है. कौन सा पेपर रिवाइज करना है बेटा आपको? अच्छा, 22 वाला. बेटा वो तो पैरेलल करना पड़ेगा आपको. ये तो फिर फंजाई हमारा टॉपिक खत्म ही नहीं होगा. खैर चलिए, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है ये. खैर अभी है आधा घंटे का टॉपिक, तो और चलेगा. आधे घंटे का टॉपिक और चलेगा अभी. ये तो आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा बेटा. जूम सेशन में देखो, आप ये तो कॉम्प्रोमाइज थोड़ा तो आपको साथ चलाना पड़ेगा. जूम सेशन में क्लास थोड़ी स्लो चलती है, यूट्यूब पे इतना थोड़ा सा फास्ट रहता है, लेकिन ये टाइमिंग आपको मैनेज करनी ही पड़ेगी. अगर मैं अब इसको स्लो करता हूं तो बाद में मुझे फंजाई बहुत तेज चलानी पड़ेगी.
आप ये समझ के देखिए, चलिए आप इसको ऐसे समझ के देखिए, अगर मान लो ओओमाइसीडिस और जाइगोमाइसीडिस मैंने एक दिन में खत्म किया होता, और एक जो मैंने ओओमाइसीडिस और जाइगोमाइसीडिस के अलग अलग लेक्चर लिए हैं, कौन सा बेटर समझ में आया? ऑब्वियसली 2 दिन वाला बेटर समझ में आया। अब अगर आप इस तरह से क्लास चलाएंगे तो फिर आपको लास्ट में फंजाई ऐसी कंप्लीट करनी पड़ेगी। फंजाई बहुत बड़ी है, अभी फंजाई हम मान के चलो सिर्फ हमारा 15% पार्ट हुआ है, क्योंकि बेसिडियोमाइसीडिस, एस्कोमाइसीडिस एक एक दिन में खत्म होने वाले टॉपिक नहीं है। वो माइसीडिस, जाइगोमाइसीडिस एक दिन में खत्म हो सकता है, लेकिन बेसिडियोमाइसीडिस पे प्रॉपर टाइम लगेगा। फिर उसके बाद ये नहीं है, लाइकन बचा है, उसके बाद माइकोराइजा बचा है, थोड़ा सा बेटर टाइम आपको मैनेज करना पड़ेगा। इस चीज के लिए मैं थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज आपको करना पड़ेगा। तो इट इज कॉमनली प्रेजेंट ऑन पिकल्स, वेजिटेबल, नेग्लेक्टेड इश्यूज। मैं फिर भी कोशिश करता हूँ थोड़ा लेक्चर को बाइंड अप करने की, थोड़ा सा कोशिश करता हूँ। राडो, नेक्स्ट पॉइंट, द फंजाई इज पैरासिटिक इन सर्टेन कंडीशन। कुछ कंडीशंस में, सर्टेन कंडीशंस, कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में क्या होता है, फंजाई क्या हो जाती है, पैरासिटिक मोड पे चली जाती है। ठीक है, तो हम टाइम वेस्ट नहीं करते, अब जल्दी से स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ द फंजाई, ये टॉपिक बेटा इंपॉर्टेंट है, मैं भी इतना टाइम नहीं लगाता, एनसीईआरटी में आप देखोगे इतना नहीं दिया हुआ, लेकिन इन पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, हम क्या कर सकते हैं, कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा गया है। तो स्ट्रक्चर वाइज, राइट ऑन फर्स्ट पॉइंट, स्ट्रक्चर वाइज जो पहला पॉइंट हम लिखते हैं, द वाइट कलर हाइफी, द वाइट कलर्ड हाइफी जो रहती है, इट कंप्राइजेस, या आप इसको कह लीजिए माइसीलियम, द वाइट कलर माइसीलियम, इट कंप्राइजेस 3 टाइप्स ऑफ हाइफी। इसमें 3 टाइप की हाइफी आती हैं। कौन कौन सी? लुक एट दिस डायग्राम, पहले हम इस डायग्राम को देखते हैं। देयर आर प्रेजेंट 3 टाइप्स ऑफ हाइफी, ध्यान से समझिएगा इसको। दिस इज द फर्स्ट वन, राइजोइड, पहली। ये जो है, इसका मैं कलर अलग शो करता हूं, ये वाली जो है, दिस वन जो मैंने ऑरेंज कलर की ड्रॉ की है, दिस इज द सेकेंड वन विच इज नोन एज स्टोलोन, जिसको बोला जाता है स्टोलोन, एंड दिस इज द थर्ड वन विच इज नोन एज स्पोरेंजियोफोर। क्लियर? तो 3 टाइप की हाइफी आपको नजर आएंगी। कौन कौन सी? सबसे पहली जो है राइजोइड, तो राइजोइड के बारे में लिखिए। राइजोइड जो है, राइजोइड हाइफी जो है, दिस इज ए एब्जॉर्प्टिव हाइफी। राइजोइड जो है ये कैसी है? एब्जॉर्प्टिव हाइफी है। इट एंटर्स द सबस्ट्रेटम, एंटर द सबस्ट्रेटम एज रूट, रूट की तरह सबस्ट्रेटम में एंटर कर जाती है। लुक एट दिस डायग्राम, अब आपको इस डायग्राम में समझ में आएगा। जो आपको दिख रहा है नीचे की तरफ, जो ब्रेड सबस्ट्रेटम के अंदर एंटर कर गई, और इसका काम क्या है, ये ब्रेड से फूड अब्सॉर्ब करेगी। दिस इज नोन एज राइसोफोर। इसको क्या बोला जाएगा? राइसोफोर या राइजोइड बोल दिया जाएगा इसको। दिस हाइफी इज नोन एज राइजोइड हाइफी। क्या बोला जाएगा इसको? राइजोइड हाइफी। व्हाट इज द फंक्शन? एब्जॉर्प्शन, सबस्ट्रेटम से फूड एब्सॉर्ब करवाना। क्लियर? द सेकंड इज स्टोलोन, जो दूसरी हाइफी आती है, दैट इज स्टोलोन। स्टोलोन क्या करती है? इट हेल्प्स इन क्रीपिंग ओवर सरफेस, सरफेस पे क्रीप करने में हेल्प करती है। देखिए ध्यान से, इस डायग्राम को देखिए ध्यान से। यहां पे, अब इस डायग्राम को अलग शो कर रहा हूं, यहां से ये जो है ग्रो करके दूसरी पॉइंट पे गई, फिर ग्रो करी, फिर वहां से वो किसी दूसरी पॉइंट पे जाएगी, दूसरे पॉइंट पे सबस्ट्रेटम में जो नीचे चली जाएगी, दैट इज राइजोइड। और ऊपर की तरफ जो स्पोरेंजियम बियर करने वाली होगी, वो कौन सी होगी? स्पोरेंजियोफोर। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस ब्लू कलर हाइफी? सरफेस पे स्प्रेड करना। जैसे ग्रास देखिए आपने, ग्रास कैसे जमीन पे फैलती होती है, उसकी स्टेम जो है वो रन कर रही होती है ग्राउंड सरफेस के साथ, कैसे पैरेलल चल रही होती है। तो स्टोलोन का काम क्या होता है? टू क्रीप विद द सरफेस, सरफेस के साथ क्रीप करती करती ये फंजाई को डिस्पर्स करवाती है टू द न्यू लोकेशन। दिस इज द सेकंड हाइफी which helps in
creeping over the surface. And the third one is sporangiophore. So what is sporangiophore? Sporangiophore is aerial hyphae. Sporangiophore क्या है? This is aerial hyphae which carry sporangium. जिसके ऊपर क्या प्रेजेंट रहता है? स्पोरेंजियम प्रेजेंट रहता है. लुक एट दिस स्ट्रक्चर. आप देख रहे हैं ऊपर इसके क्या प्रेजेंट है? दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज स्पोरेंजियम, जिसके अंदर स्पोर बन रहे हैं. दिस इज नोन एज स्पोरेंजियम. तो तीन टाइप की हाइफी रहती है स्ट्रक्चर में. फर्स्ट कौन सी है? राइजोइड, जो सबसेटम में एंटर करेगी. सेकंड कौन सी है? स्टोलोन, जो क्रीपिंग में हेल्प करेगी. एंड थर्ड इज जो एरियल, हवा में जाती है और कैरी करती है किसको? स्पोरेंजियम को. तीन टाइप की हाइफी रहती है. क्लियर? सो नेक्स्ट पॉइंट, ए टफ्ट ऑफ hyphae appear opposite to rhizoid. हमेशा क्या होगा? अब देखो इस डायग्राम को ऐसे समझिए. हमेशा क्या रहेगा कि लेट सपोज नीचे की तरफ ये कौन सी है? राइजोइड है. ठीक है. और ऊपर की तरफ ब्लू कलर की कौन सी है? जिसके ऊपर जो क्या कैरी कर रही है? स्पोरेंजियम कैरी कर रही है. नीचे से ब्लैक कलर की निकली और नई सबसेटम पे जाएगी. नए सबसेटम पे जाके वो नीचे की तरफ क्या बना देगी? राइजोइड बना देगी. और एरियली क्या बना देगी? एक नया स्पोरेंजियम बना देगी. तो हमेशा एक टफ्ट का मतलब होता है गुच्छा, बंच. अपोजिट टू राइजोइड ए बंच ऑफ स्पोरेंजियम और स्पोरेंजियोफोर इज प्रेजेंट. सिंगल स्पोरेंजियम नहीं रहेगा. देयर विल बी प्रेजेंट ए बंच ऑफ स्पोरेंजियोफोर. बंच ऑफ स्पोरेंजियोफोर. हमेशा गुच्छे में क्या है? ऊपर की तरफ ये ग्रो करेंगी. इस डायग्राम में हम स्ट्रक्चर हमने पढ़ी. स्ट्रक्चर में 3 पॉइंट हमने पढ़े. 3 टाइप की माइसीलियम कौन कौन सी? राइजोइड, स्टोलोन एंड स्पोरेंजियोफोर. सबका अलग अलग फंक्शन है. अब हम बात करते हैं किसकी? रिप्रोडक्शन की. द नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन. सो रिप्रोडक्शन में फर्स्ट पॉइंट राइट डाउन. बेटा आप इसको या तो चलो मैं एक बार क्विक रिवीजन दे देता हूं इसको. 3 टाइप की हाइफी जो थी, कौन कौन सी थी? पहली जो हाइफी है इस डायग्राम में देखिए. फर्स्ट हाइफी जो है, फर्स्ट हाइफी जो किस में एंटर कर रही है? ये ब्रेड है. ब्रेड के ऊपर फंजाई ग्रो कर रही है. जो उसका हिस्सा ब्रेड सबसेटम के अंदर चला गया फॉर द अब्जॉर्प्शन, दैट इज नोन एज राइजोइड. जो ब्रेड के अंदर चला गया अब्जॉर्प्शन के लिए, दैट इज नोन एज राइजोइड. दूसरा, जो इस पॉइंट से दूसरी जगह पे फैलती जा रही है, पूरी ब्रेड के ऊपर फैलने के लिए वो क्या करेगी? ग्रो करेगी. तो दूसरे नए पॉइंट्स पे ग्रो करने के लिए जिसकी हेल्प से वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, दैट इज योर स्टोलोन. वो कौन सी होगी? स्टोलोन. और फिर जो तीसरे कलर की, तीसरा जो ये हाइफी है, जो अपने ऊपर किसको कैरी कर रही है? विच इज कैरिंग द स्पोरेंजियम. स्पोरेंजियम को कैरी कर रही है. दिस इज नोन एज स्पोरेंजियोफोर. तो 3 टाइप की हाइफी हुई. फर्स्ट इज राइजोइड, जो सबसेटम में एंटर करती है अब्जॉर्प्शन के लिए. सेकंड इज स्टोलोन, जो दूसरी जगह पे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए फैल रही है. और तीसरा है स्पोरेंजियोफोर, जो स्पोरेंजियम को कैरी कर रही है. क्लियर है बेटा? नेक्स्ट मैं रिप्रोडक्शन पे आ रहा हूं. तो रिप्रोडक्शन में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होगा? फर्स्ट इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा विद द हेल्प ऑफ फ्रेगमेंटेशन. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन is with the help of fragmentation. Second, asexual reproduction. Asexual reproduction. Asexual reproduction में हमें पता है क्या बनते हैं? स्पोर बनते हैं. तो जो स्पोर, सबसे मेजर स्पोर in case of rhizobium is sporangiospore. The first is sporangiospore. तो जैसा कि मैंने कहा कि स्पोरेंजियोस्पोर इसमें नॉन मोटाइल होते हैं. स्पोर जो स्पोरेंजियोस्पोर है नॉन मोटाइल है, तो दैट इज अप्लेनोस्पोर. क्या बोला जाएगा उसको? अप्लेनोस्पोर बोला जाएगा. नेक्स्ट पॉइंट, किस कंडीशन में बनेंगे? इन फेवरेबल कंडीशन. हमेशा किस कंडीशन में बनेंगे? फेवरेबल कंडीशन में बनेंगे. एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अप्लेनोस्पोर के लिए. जो राइजोपस रहती है, इसके केस में जो स्पोर्स रहते हैं स्पोरेंजियोस्पोर, दीज आर मल्टी न्यूक्लिएटेड. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. मल्टी न्यूक्लिएटेड रहते हैं. देयर आर प्रेजेंट 8 to 9 न्यूक्लियस इन स्पोरेंजियोस्पोर. जो रहता है, जो स्पोर्स बनते हैं उसमें
देर आर प्रेजेंट 8 to 9 न्यूक्लियस। पॉइंट ये ध्यान रखिएगा, ये डिफरेंस रहेगा म्यूकर और राइजोपस के बीच में। नेक्स्ट, फॉर्मेशन होती कहां है? ऑन द टिप ऑफ स्पोरेंजियोफोर। स्पोरेंजियोफोर के टिप पे होती है, और जिस स्ट्रक्चर के अंदर चल रहा होता है काम, दैट इज नोन एज स्पोरेंजियम। उस स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है? स्पोरेंजियम बोला जाता है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पहला स्पोर कौन सा है? स्पोरेंजियोस्पोर, जिसका सबसे कॉमन स्पोर है, एंड दैट इज नॉन मोटाइल, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज प्लेनोस्पोर। फेवरेबल कंडीशन में बनेगा और मल्टी न्यूक्लिएटेड होगा। वो कैसा होगा? मल्टी न्यूक्लिएटेड होगा। अब इस डायग्राम को समझिए, जो डायग्राम समझा रहा हूं, इसकी मैं डिक्टेशन नहीं करवाऊंगा, इसको सिर्फ आपको डायग्राम के थ्रू ही समझना है, और ये डायग्राम आपको ड्रॉ करना है, क्योंकि इसमें 2-3 स्ट्रक्चर ऐसी हैं जिसपे क्वेश्चन आया हुआ है। वो है ये वाली स्ट्रक्चर, कोलुमेला। कोलुमेला के ऊपर स्ट्रक्चर रहा हुआ है। तो क्या होगा? स्पोरेंजियम की फॉर्मेशन का ये डायग्राम है। दिस इज द डायग्राम ऑफ स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम कैसे बनता है, ये उसका डायग्राम है। क्लियर? तो सबसे पहली स्टेज पे क्या होगा? सबसे पहली स्टेज, पहले तो इस डायग्राम को स्टार्ट करने के लिए ये समझिए कि क्या होगा। दिस इज द जर्नल माइसीलियम। ये क्या है? जर्नल माइसीलियम है। इसमें नीचे की तरफ जो एंटर कर रही है, वो कौन सी एंटर कर रही है? राइजोइड। राइजोइड एंटर कर रही है। अब क्या होगा? एक माइसीलियम, एक हाइफी ऊपर की तरफ उठेगी और उसका टिप स्वॉलन हो जाएगा। यहां से मैं डायग्राम स्टार्ट कर रहा हूं। एक हाइफी एरियली मूव करेगी और उसका टिप जो है, इट विल बिकम स्वॉलन। टिप स्वॉलन हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, इस डायग्राम को देखिए। द टिप विल बिकम स्वॉलन, स्वॉलन हाइफल टिप। क्या हो जाएगा? टिप स्वॉलन हो जाएगा। नाउ जो साइटोप्लाज्म है, जो हाइफी के अंदर का साइटोप्लाज्म है, वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, इसको मैं डिक्टेट नहीं करवाऊंगा, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट पॉइंट मैंने क्या बताया कि माइसीलियम का एक हाइफी एयरली मूव करेगा एंड द टिप विल बिकम स्वॉलन। आफ्टर स्वॉलन होगा क्या? साइटोप्लाज्म 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया। जो सेंटर का साइटोप्लाज्म है, सेंटर का, इट विल बिकम वैक्यूलेटेड। आप देख रहे हैं इसमें ये छोटे छोटे वैक्यूल्स नजर आ रहे हैं। सेंटर का जो साइटोप्लाज्म है, इट विल बिकम, क्या हो जाएगा? वैक्यूलेटेड हो जाएगा। लेकिन जो पेरिफेरी का साइटोप्लाज्म है, पेरिफेरी पे, बाउंड्री पे जो साइटोप्लाज्म है, इट विल बिकम डेंस। ये कैसा हो जाएगा? डेंस हो जाएगा। और इसमें देख रहे हैं बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट हैं। देयर आर प्रेजेंट मैनी न्यूक्लियस। क्या होगा? सेपरेशन, स्वॉलन हुआ टिप। स्वॉलन होने के बाद साइटोप्लाज्म 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया। 2 हिस्सों में जो डिवाइड हुआ, उसमें जो बीच वाला साइटोप्लाज्म रहेगा, दैट इज वैक्यूलेटेड, वो वैक्यूलेटेड रहेगा। और जो पेरिफेरी पे रहेगा, वो कौन सा रहेगा? दैट इज डेंस। और उसमें क्या प्रेजेंट होंगे? काफी सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट ध्यान से सुनिए, इन दोनों को सेपरेट कौन कर रहा होगा? इन दोनों को सेपरेट कौन कर रहा होगा? ये जो ब्लू कलर की स्ट्रक्चर अभी ड्रॉ कर रहा हूं, दिस स्ट्रक्चर विच इज सेपरेटिंग द 2 साइटोप्लाज्म, टाइप ऑफ साइटोप्लाज्म, दिस इज नोन एज कोलुमेला। इसको बोला जाता है कोलुमेला, विच इज लाइक ए सेप्टम। ये किसकी तरह काम कर रही है? सेप्टम। जैसा मैंने बताया था, सेपरेशन से वर्ड उठा था, सेपरेट कर रही है। ये 2 टाइप के साइटोप्लाज्म को सेपरेट कर रही है। और इसका ओरिजिन कहां से होता है? ये भी वैक्यूल से ही बना होता है। द स्ट्रक्चर इज ऑल्सो वैक्यूल, वैक्यूलेटेड स्ट्रक्चर रहती है। अब क्या होगा? ये जो इंडिविजुअल न्यूक्लियस हैं, उनको सबका अपना अपना साइटोप्लाज्म दे दिया जाएगा। लुक एट दिस, द नेक्स्ट स्ट्रक्चर। सभी न्यूक्लियस को अपना अपना साइटोप्लाज्म दे दिया जाएगा। सबको अपना अपना साइटोप्लाज्म दे दिया गया, सारे स्पोर सेपरेट हो गए, एंड फाइनली द स्पोर वॉल विल ब्रस्ट और स्पोरेंजियोस्पोर को बाहर रिलीज कर दिया जाएगा। अब ये स्ट्रक्चर मैंने क्यों करवाई है? इसलिए करवाई है क्योंकि इस पे क्वेश्चन रहता है कोलुमेला पे। फर्स्ट पॉइंट, कोलुमेला पे क्वेश्चन रहता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कोलुमेला? कोलुमेला कहां प्रेजेंट होती है? स्पोरेंजियम में प्रेजेंट होती है। सेकंड थिंग, कोलुमेला क्या करती है? इट इज सेपरेटिंग द मल्टीन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म, डेंस साइटोप्लाज्म फ्रॉम द वैक्यूलेटेड साइटोप्लाज्म। ठीक है? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ, मैं फिर रिपीट करता हूं, एक बार फिर रिपीट करते हैं। क्या होगा? एक एरियल हाइफी ग्रो करेगी ऊपर की तरफ और उसका टिप स्वॉलन हो जाएगा। स्वॉलन टिप की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी है। In the next stage, the cytoplasm is divided into 2 parts. On the periphery, the dense cytoplasm carrying many nucleuses, sirf nucleuses, and in the center there is present a vacuolated cytoplasm, and the two are separated with the help of a vacuolated, means vacuole derived structure known as columella. Finally, the
nucleases are provided with their cytoplasm, which will finally give rise to the sporangiospore. The sporangium wall will burst and the spores are released in the air. उनको एयर में रिलीज कर दिया जाएगा. क्लियर है बेटा? क्लीवेज फरो, वेयर इज क्लीवेज फरो? इसमें क्लीवेज फरो है कहीं? ये क्लीवेज फरो क्या है? सुनो इसको ध्यान से. ये क्लीवेज फरो जिसकी बात कर रहा है, देखो ध्यान से. जो हमने एक स्ट्रक्चर पढ़ी थी, आपको ध्यान होगा कि ये सेल है, ठीक है? इसमें दो न्यूक्लियस बन गए. क्लियर? इसको क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज कैरियोकाइनेसिस. अब इसका साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा. साइटोप्लाज्म डिवाइड होने के लिए सरफेस पे एक डिप्रेशन अपीयर होगा, एक इस टाइप का डिप्रेशन अपीयर होगा. न्यूक्लियस सेपरेट हो गया. क्लियर? दिस डिप्रेशन जो बन रहा है ना, ये डिप्रेशन, इसको क्लीवेज फरो बोला जाता है. क्लीवेज फरो. इट विल, ये और डीप होता रहेगा, टाइम के साथ साथ क्या होता रहेगा? और डीप होता रहेगा. एंड फाइनली विल डिवाइड द टू सेल्स. दोनों सेल्स को फाइनली क्या कर देगा? डिवाइड कर देगा. तो ये जो स्ट्रक्चर है ना, दिस इज नोन एज क्लीवेज फरो. इसको क्लीवेज फरो बोला जाता है. इरेक्ट हाइफी का मतलब है एरियल हाइफी. जो मैं टर्म एरियल हाइफी यूज कर रहा हूं ना, उसका मतलब है इरेक्ट हाइफी, जो हवा में जा रही है. इरेक्ट, एरियल, एक ही बात है दोनों. क्लियर है बेटा? दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ स्पोरेंजियम फॉर्मेशन. ये किसका मैकेनिज्म है? स्पोरेंजियम फॉर्मेशन का है. लास्ट में मैं कुछ पॉइंट हाईलाइट करूंगा, उसमें हम दोबारा देखेंगे. सो दिस इज द फर्स्ट मेथड विद द हेल्प ऑफ स्पोरेंजियोस्पोर. नेक्स्ट जो सेकंड मेथड आता है, दैट इज विद द हेल्प ऑफ ओइडिया. राइजोपस में जो सेकंड मेथड आता है, दैट इज विद द हेल्प ऑफ ओइडिया. व्हाट इज द कोलुमेला? कोलुमेला का फंक्शन है बेटा सेपरेशन. जो ये दो पार्ट है ना, दोनों यंग, आप देख रहे हैं बिल्कुल जो यंग आपका, सॉरी मेच्योर जो आपका स्पोरेंजियम है, उसमें इस हिस्से को और स्पोर्स वाले हिस्से को जो डिवाइड कर रहा है, दैट इज कोलुमेला. उस पार्ट को कोलुमेला बोला गया. डाउट बेटा? मैं एक बार इसके बाद लेता हूँ, एक बार टॉपिक खत्म करते हैं, उसके बाद डाउट लेता हूँ मैं. तो नेक्स्ट हमारा जो आता है, दैट इज ओइडिया. तो ओइडिया के लिए हम पहले भी पढ़ चुके हैं. ओइडिया के लिए क्या होगा? कुछ पॉइंट्स हैं, यहां मेंशन कर देता हूं. किस कंडीशन में बनता है? इन शुगर रिच मीडियम. इन शुगर रिच मीडियम. अच्छा, आपने एक चीज नोटिस की? ये देखिए, ये जो स्ट्रक्चर बनी है कोलुमेला, ये काम किसका कर रही है? सेप्टम का काम कर रही है. कोलुमेला जो स्ट्रक्चर बनी है, ये सेप्टम का काम कर रही है. जैसा कि मैंने कहा था कि हाइफी कैसी है? सिनोसिटिक. राइजोपस में हाइफी कैसी होती है? सिनोसिटिक होती है, मतलब सेप्टम एब्सेंट होता है. लेकिन जैसा मैंने उस टाइम भी कहा था कि रिप्रोडक्शन के टाइम पे सेप्टम बन जाता है. तो आप देख रहे हैं रिप्रोडक्शन के टाइम पे सेप्टम बन गया. सेम इज द कंसेप्ट विद ओइडिया. ओइडिया के कंसेप्ट में भी क्या होता है? रिप्रोडक्शन के टाइम पे सेगमेंट्स जो बनते हैं उनमें मतलब सेप्टम्स अपीयर होते हैं. आप इस चीज को ऐसे समझिए, दिस इज द हाइफी. लेट्स सपोज दिस इज द हाइफी. ये आपका हाइफी है. एंड देयर आर प्रेजेंट मैनी न्यूक्लियाई. बहुत सारे न्यूक्लियाई प्रेजेंट है. सिनोसिटिक कंडीशन, इस कंडीशन को क्या बोला जाता है? सिनोसिटिक कंडीशन. ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ ओइडिया, और क्लेमाइडोस्पोर में भी ऐसा रहेगा, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा. ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ ओइडिया व्हाट विल हैपन? इस हाइफी में जिस जगह पे ओइडिया बनना है, वहां पे सेप्टम अपीयर हो जाएगा. जिस जगह पे ओइडिया बनना है, वहां सेप्टम अपीयर हो जाएगा. दिस इज द न्यूक्लियस. वहां सेप्टम अपीयर हुआ. एंड फाइनली टाइम के साथ क्या होगा? दिस सेल विल कंप्लीटली सेपरेटेड फ्रॉम द अदर सेल्स. बाकी सेल से ये पूरी तरह सेपरेट हो जाएगा. लुक एट दिस. ये जो स्ट्रक्चर बनी, दिस इज नोन एज ओइडिया. तो आपसे क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो तो यही पूछा जाएगा कि कब बन रहा है एसिडिक मीडियम. कौन सी कंडीशन? शुगर रिच मीडियम. या फिर दूसरी कंडीशन कौन सी है? एसिडिक कंडीशन. मेनली क्वेश्चन तो इस पे रहेगा, लेकिन ये भी रह सकता है कि इस टाइम पे सेप्टम अपीयर होगा. नाउ द सेप्टम विल अपीयर. अब इसमें क्या होगा? सेप्टम, कौन सा न्यूट्रिएंट कहां से मिलेगा बेटा?
बेटा डाउट जो है वो आप लिख लीजिए, इसके बाद मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा। डाउट में लास्ट में डिस्कस करता हूँ। ओइडिया फाइनली क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा और इसको डिस्पर्स कर दिया जाएगा। और नेक्स्ट पॉइंट जो ओइडिया के लिए ही था वो भी आपको ध्यान होगा, ओइडिया को बाद में सेपरेट कर दिया गया, ठीक है। एंड अंदर उसका क्या प्रेजेंट है, अंदर उसका न्यूक्लियस प्रेजेंट है। अगर ओइडिया के ऊपर बडिंग होती है, लेट्स सपोज ओइडिया के ऊपर बडिंग हो रही है, ओइडिया के ऊपर अगर बडिंग होती है, दिस कंडीशन इज नोन एज टोरुला स्टेज। अगर आपका ओइडिया क्या शो करता है, बडिंग शो करता है, तो दिस इज नोन एज टोरुला स्टेज। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टोरुला स्टेज को ही यूज किया जाता है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के लिए। हम लास्ट में राइजोपस के मतलब जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है उसको पढ़ेंगे कि राइजोपस के कुछ मेंबर्स को फर्मेंटेशन के लिए यूज किया जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आता होता है कि कौन सी स्टेज को यूज किया जाता है, टोरुला स्टेज को यूज किया जाता है फर्मेंटेशन के लिए, ठीक है। सो दिस इज द सेकंड स्पोर। व्हाट इज द नेम ऑफ स्पोर, ओइडिया। ये कौन सा स्पोर था आपका, ओइडिया स्पोर था। थर्ड इज जो राइजोपस में बनता है, तीसरे टाइप का जो स्पोर बनता है दैट इज क्लेमाइडोस्पोर, क्लेमाइडोस्पोर। सो व्हाट इज क्लेमाइडोस्पोर, थिक वॉल स्पोर, बार बार रिपीट नहीं करूंगा, थिक वॉल स्पोर है और अनफेवरेबल कंडीशन में बनेगा, पेरिनेशन में हेल्प करेगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन क्लेमाइडोस्पोर के फॉर्मेशन के टाइम पे क्या होगा, सेप्टा विल अपीयर। वही कहानी है इसमें भी, क्या होगा, सेप्टा विल अपीयर, सेप्टा अपीयर होगा, ठीक है। सो ये आपके तीन स्पोर थे मेन, कौन कौन से। फर्स्ट था आपका स्पोरेंजियोस्पोर, सेकंड था आपका ओइडिया, शुगर रिच या एसिडिक मीडियम में बनेगा, और तीसरा है क्लेमाइडोस्पोर जो कब बनेगा, अनफेवरेबल कंडीशन में बनेगा, ठीक है। सो नेक्स्ट हम मूव करते हैं विद द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये हमारे कौन से थे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स थे। अब हम बात करते हैं किसकी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो मोड यूज होता है वो तो आपको सबको पता ही है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेथड कौन सा यूज हो रहा है, विद द हेल्प ऑफ गैमेटेंजियल कॉपुलेशन। फर्स्ट पॉइंट, विद द हेल्प ऑफ गैमेटेंजियल कॉपुलेशन, किसकी हेल्प से है, गैमेटेंजियल कॉपुलेशन की हेल्प से है। सेकंड थिंग, मोस्ट ऑफ द स्पीसीज आर हेट्रोथेलिक। ज्यादातर स्पीसीज कैसी हैं, हेट्रोथेलिक हैं। एक यहां पे एक्सेप्शन है, राइजोपस सेक्सुअलिस। राइजोपस सेक्सुअलिस जो है, दिस स्पीसीज इज होमोथेलिक। ये जो स्पीसीज है दिस इज होमोथेलिक स्पीसीज, ठीक है। व्हाट इज हेट्रोथेलिज्म, हेट्रोथेलिज्म का मतलब है डिफरेंट, जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन से जाएगा। लेकिन व्हाट इज होमोथेलिज्म, सेम। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, राइजोपस का ज्यादातर केसेस में कौन सी मिलती है, हेट्रोथेलिज्म मिलती है। लेकिन यहां पे कौन सा मिलेगा, एक एक्सेप्शन है सेक्सुअलिस जहां पे होमोथेलिज्म मिलता है। क्लियर। व्हाट आर द स्टेप्स, गैमेटेंजियल कॉपुलेशन के स्टेप्स क्या क्या रहते हैं। फर्स्ट क्या होगा, इनिशिएशन ऑफ प्रोगैमेटेंजिया, इनिशिएशन ऑफ प्रोगैमेटेंजिया। व्हाट इज प्रोगैमेटेंजिया, वो स्ट्रक्चर जो मैच्योर गैमेटेंजिया से पहले बनती है, दैट इज नोन एज प्रोगैमेटेंजिया। क्लियर। सेकंड स्टेप, जब प्रोगैमेटेंजिया कंप्लीट मैच्योर हो जाएंगे, ग्रोथ ऑफ, इनमें से कोई भी पॉइंट बेटा ऐसा नहीं है जो मतलब मैं एक्स्ट्रा करवा रहा हूं, क्वेश्चंस रहते हैं इनमें। ग्रोथ ऑफ मैच्योर गैमेटेंजिया, जब वो मैच्योर हो जाएंगे टुवर्ड्स अपोजिट टाइप, अपोजिट मेटिंग टाइप। अगर वो पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव की तरफ जाएगा, और अगर वो नेगेटिव है तो पॉजिटिव की तरफ जाएगा। यहां पे एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, उसको ग्रोथ करवाने में इन्वॉल्वमेंट किसकी होती है, हीरोमोन्स आर सेक्रेटेड। फिरोमोन्स होते हैं जो सेक्रीट किए जाते हैं फॉर द अट्रैक्शन। इनका नाम आपने सुना होगा, इंसेक्ट्स सेक्रीट करते हैं फिरोमोन्स को
अपोजिट सेक्स को अट्रैक्ट करने के लिए। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे भी केमिकल अट्रैक्टेंट सिक्रीट किए जाते हैं टू अट्रैक्ट द अपोजिट गैमेटेंजिया, ठीक है। और फाइनली क्या हो जाएगी, फ्यूजन हो जाएगी, और फ्यूजन के बाद स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, जाइगोस्पोर बन जाएगी। क्लियर? फाइनली फ्यूजन हो जाएगी, फ्यूजन के बाद जो स्ट्रक्चर बनेगी दैट विल लीड टू जाइगोस्पोर। तो यहां तक का एक बार हम टॉपिक देखते हैं। लुक एट दिस स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर को देखिए, सबसे पहले क्या होगा, प्रोगैमेटेंजिया बनेंगे। एज यू कैन सी, प्रोगैमेटेंजिया पॉजिटिव स्टेन, नेगेटिव स्टेन। प्रोगैमेटेंजिया एक दूसरे की तरफ अटैक्ट करेंगे, उसके बाद दोनों के दोनों आपस में मेच्योर कर जाएंगे, और क्योंकि दोनों का अपीयरेंस आपस में दिखने में एक जैसा है तो आइसोगैमेटेंजिया। कंडीशन कैसी हुई, आइसोगैमेटेंजिया। इट विल फ्यूज कंप्लीटली एंड गिव राइज टू द स्ट्रक्चर नोन एज जाइगोस्पोर। क्या बना देगी, जाइगोस्पोर बना देगी। अब मैं इससे आगे चलता हूं, इस पॉइंट से आगे चलता हूं। कहां तक हुआ हमारा, गैमेटेंजिया बने, प्रोगैमेटेंजिया एक दूसरे की तरफ मूव किए, फ्यूजन हुआ, और फ्यूजन के बाद क्या बन गया, जाइगोस्पोर बन गया। अब फ्लो चार्ट में मैं ड्रॉ करूंगा, आप भी वैसे ही लिखेंगे, फ्लो चार्ट में ही लिखेंगे। इनसाइड जाइगोस्पोर many nuclei are present, many nuclei are present of opposite type। पहले पॉइंट्स लिखिए फिर हम डिस्कस करते हैं। दैट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जाइगोस्पोर के अंदर बहुत से अलग अलग टाइप के न्यूक्लियस प्रेजेंट है, जो पॉजिटिव से आए हैं, जो नेगेटिव से आए हैं। अब क्या होगा, कैरियोगेमी विल अक्कर, इनमें फ्यूजन हो जाएगी। कैरियोगेमी विल अक्कर, व्हाट इज कैरियोगेमी, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई। कैरियोगेमी होगी और इनमें फ्यूजन हो जाएगी। फ्यूजन के बाद जो स्ट्रक्चर बनेगी, क्या बनेगा, इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड न्यूक्लियस। डिप्लॉयड न्यूक्लियस बन जाएगा। और जिनकी फ्यूजन नहीं होगी उन न्यूक्लियस का क्या होगा, न्यूक्लियाई which fails to fuse, which fails to fuse are degenerated, वो खत्म हो जाएंगे, वो डेड हो जाएंगे फाइनली। तो क्या हुआ, इनसाइड द जाइगोस्पोर द कैरियोगेमी विल अकर, और कैरियोगेमी के बाद डिप्लॉयड न्यूक्लियस बनेगा। जो न्यूक्लियस फ्यूज नहीं करेंगे वो क्या हो जाएंगे, दे विल डिजेनरेट। इसके बाद क्या होगा, वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट होती है। मींस द जाइगोस्पोर becomes surrounded by, it will become surrounded by 5 layers। 5 लेयर से ये सराउंडेड रहेगा। कौन कौन सी 5 लेयर्स हैं, उनमें से 2 लेयर्स रहती हैं एक्सटर्नल एक्सोस्पोरियम, बाहर की तरफ, और 3 लेयर रहती हैं इंटरनल एंडोस्पोरियम। क्या होगा, उसके बाद जाइगोस्पोर की लेयर्स बनना स्टार्ट होंगी। उन लेयर्स में 5 लेयर बनेगी, टोटल 5 लेयर्स बनेगी। उनमें से बाहर की तरफ 2 रहेंगी एक्सोस्पोरियम, जो कहां रहेंगी, आउटर साइड पे, और 3 अंदर की तरफ रहेंगी, दोज आर नोन एज एंडोस्पोरियम, उनको एंडोस्पोरियम बोला जाएगा। क्लियर? अब क्या होगा, इन द नेक्स्ट स्टेज, पॉइंट लिखिए, मैं फिर कह रहा हूं, मैं रिपीट करूंगा इसको दोबारा। इन द नेक्स्ट स्टेज जाइगोट विल एंटर द रेस्ट पीरियड। जाइगोट विल एंटर द रेस्ट पीरियड। किस में एंटर कर गई, रेस्ट पीरियड में एंटर कर गया, क्योंकि कंडीशंस कैसी आ गई, अब फेवरेबल आ गई, अनफेवरेबल कंडीशन आ गई है। रेस्ट पीरियड में रिजर्व फूड क्या रहता है जाइगोट के पास, व्हाट इज द रिजर्व फूड, ऑयल। ऑयल ड्रॉपलेट्स होती हैं जो किसका काम करती हैं, रिजर्व फूड का काम करती हैं। नेक्स्ट, ऑन द अराइवल ऑफ फेवरेबल कंडीशन, जैसे ही फेवरेबल कंडीशन वापस आएंगी तो होगा क्या, एक्सोस्पोरियम क्या थी, बाहर की लेयर थी, एक्सोस्पोरियम डीजनरेट, वो डीजनरेट हो जाएगी, एंड एंडोस्पोरियम जो अंदर की तरफ थी, एंडोस्पोरियम
will comes out in the form of germ sporangium। जो हमने पढ़ा था कि ये क्या बनाती है, germ sporangium बनाती है। ठीक है, जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएंगी क्या होगा, एक्सोस्पोरियम डीजनरेट हो जाएगी और एंडोस्पोरियम बाहर निकलेगी इन द फॉर्म ऑफ जर्म स्पोरेंजियम। ठीक है, इन द नेक्स्ट स्टेज, द नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, इनसाइड जर्म स्पोरेंजियम, जर्म स्पोरेंजियम के अंदर क्या होगा, मियोसिस विल अकर, क्योंकि डिप्लॉयड न्यूक्लियस थे, मियोसिस होगी एंड इट विल गिव राइज टू हैप्लॉयड स्पोर। क्योंकि इसके अंदर मियोसिस हुई है तो दैट विल गिव राइज टू हैप्लॉयड स्पोर। दीज स्पोर्स आर नोन एज जर्म स्पोर्स। इन स्पोर्स को क्या बोला जाता है, जर्म स्पोर्स। एंड द जर्म स्पोर्स दे विल बी डिस्पर्स्ड, उनको डिस्पर्स कर दिया जाएगा, दे विल जर्मिनेट एंड गिव राइज टू न्यू माइसीलियम। वो जर्मिनेट करेगा और नई माइसीलियम को बना देगा। हम रिपीट करते हैं टॉपिक को दोबारा से। लुक एट दिस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहली बात हमने जो पढ़ी वो ये कि गैमेटेंजियल कॉपुलेशन होगा। दूसरी बात हमने पढ़ी कि हेट्रोथेलिज्म मिलता है, मोस्ट ऑफ द स्पीसीज में हेट्रोथेलिज्म मिलता है। स्टेप्स, सबसे पहले प्रोगैमेटेंजिया बनेंगे, वो मेच्योर होंगे और वो क्या बना देंगे, गैमेटेंजिया। मेच्योर गैमेटेंजिया एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे विद द हेल्प ऑफ केमिकल अट्रैक्टेंट नोन एज फिरोमोन्स। दोनों की फ्यूजन हो जाएगी, दैट विल गिव राइज टू जाइगोस्पोर। अभी जाइगोस्पोर इमेच्योर है, जस्ट आफ्टर फ्यूजन वो अभी इमेच्योर है क्योंकि अभी पूरी की पूरी वॉल नहीं बनी है। जाइगोस्पोर के अंदर क्या होगा, बहुत से न्यूक्लियस प्रेजेंट है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरफ के न्यूक्लियस आए हैं, उन दोनों में फ्यूजन होगी। फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई इज नोन एज कैरोगेमी। क्योंकि ये स्पोर्स जो थे हैप्लॉइड थे तो दैट्स व्हाई फ्यूजन के बाद क्या बन जाएंगे, डिप्लॉइड न्यूक्लियस बन जाएंगे। जो न्यूक्लियस फ्यूज नहीं कर पाते वो डिजनरेट हो जाएंगे। इन द नेक्स्ट स्टेज जो डिप्लॉइड न्यूक्लियस है उनके बनने के बाद जाइगोस्पोर मेच्योर होगा, मींस उसके चारों तरफ थिक लेयर बनेगी। उस थिक लेयर में कितनी लेयर्स प्रेजेंट है, 5। 2 बाहर की तरफ है एक्सोस्पोरियम, 3 अंदर की तरफ है एंडोस्पोरियम। यही इसको प्रोटेक्शन हेल्प प्रोवाइड करती है। अब क्या होगा, जाइगोट एंटर कर जाएगा रेस्ट पीरियड में, इट विल एंटर द रेस्ट पीरियड। इस रेस्ट पीरियड में रिजर्व फूड का काम कौन कर रहा है, ऑयल रिजर्व फूड का काम कर रहा है। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन वापस आएंगी, एक्सोस्पोरियम ब्रस्ट कर जाएगी, एंडोस्पोरियम विल कम आउटसाइड इन द फॉर्म ऑफ अ ट्यूब नोन एज जर्म स्पोरेंजियम। इनसाइड द जर्म स्पोरेंजियम वो डिप्लॉयड न्यूक्लियस दे विल अंडरगो meiosis and give rise to haploid spore known as germ spore. These germ spores are dispersed and they will germinate and give rise to the new mycelium. एक बार हम इसको डायग्राम के थ्रू देखते हैं। Look at this diagram. इस डायग्राम के थ्रू देखिए, सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले look at this, this is the first stage, इसको फर्स्ट स्टेज मान के चलिए। दिस इज द माइसीलियम, अपोजिट टाइप की माइसीलियम, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, इनके ऊपर क्या डेवलप होते हैं, दीज स्ट्रक्चर्स आर नोन एज प्रोगैमेटेंजिया। ये जो स्ट्रक्चर है प्रोगैमेटेंजिया, एंड दे विल अटैक टुवर्ड्स वन। यहाँ पे जो कलर अपोजिट दिखाए गए हैं वो हेट्रोथेलिज्म को लेकर दिखाए गए हैं। दे विल फ्यूज एंड गिव राइज टू जाइगोस्पोर। इनसाइड द जाइगोस्पोर देख रहे हैं आप, दोनों तरफ के न्यूक्लियस थे, रेड एंड ब्लू दोनों तरफ के न्यूक्लियस थे। दे विल अंडरगो फ्यूजन। फ्यूजन के बाद क्या हुआ, उसके चारों तरफ वॉल्ड बनी and the structure is now known as zygospore. Zygosporangium जब वो डेवलप करेगा, it is known as zygospore. ठीक है, inside the zygospore on the arrival of favorable condition diploid nucleus will undergo meiosis and meiosis के बाद क्या होगा, haploid spore बनेंगे, haploid spores को disperse कर दिया जाएगा, these spores will germinate and give rise to the new mycelium. This is the sexual reproduction. ये आपकी जो राइजोपस है उसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थी। तो इस साइकिल में कोई डाउट है तो प्लीज अभी बोलिए। एक पॉइंट लास्ट में और समझ लीजिए, एक पॉइंट लास्ट में, व्हाट इज द पॉइंट, अगर मान लो गैमेटेंजिया की फ्यूजन नहीं होती, जैसा अभी एक बच्चे ने पूछा था कि फ्यूजन अगर नहीं हो तो इन दैट केस एजाइगोस्पोर विल बी फॉर्म्ड। अगर गैमेटेंजियल कॉपुलेशन नहीं होती है, इफ
गैमेटेंजिया फेल्स टू फ्यूज, अगर वो फ्यूज नहीं करते तो इंडिविजुअल गैमेटेंजिया get covered by thick layers, और विदाउट फ्यूजन जो स्ट्रक्चर बनती है दैट इज नोन एज एजाइगोस्पोर, उसको एजाइगोस्पोर बोला जाता है। तो बोलिए किसी को जो भी डाउट है। एक लास्ट टॉपिक इकोनॉमिक इंपोर्टेंस का पड़ा है, वो हम इसके बाद डिस्कस करते हैं। सेक्सुअल लाइफ साइकिल में अगर किसी को डाउट है तो यू कैन आस्क प्लीज। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, सेक्सुअल साइकिल में किसी को डाउट है तो आप बोलिए प्लीज। व्हाई डज ओडिया नीड एसिडिक कंडीशन एंड फॉर विच रीजन? बेटा एसिडिक कंडीशन ही तो इसकी फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना। आप पूछ रहे हैं एसिडिक, एसिडिक कंडीशन का मतलब है कि जो शुगर रहती है ना, शुगर जब रिच मीडियम होता है तो ये माइक्रोब्स क्या करते हैं, ये शुगर की वजह से ही होता है। एक्चुअली जो एसिडिक कंडीशन बनती है ये शुगर की वजह से हुआ क्या, जब एसिडिक सॉरी शुगर कंटेंट ज्यादा होता है तो उसमें एसिडिक फर्मेंटेशन की वजह से एसिड बन जाता है। दोबारा सुनो क्या कह रहा हूं। जब शुगर रिच मीडियम रहता है ना, जो शुगर रिच मीडियम होता है उसमें फर्मेंटिंग माइक्रोब्स ग्रो कर जाते हैं। और फर्मेंटेशन क्या होता है, फर्मेंटेशन से शुगर कंप्लीटली डाइजेस्ट नहीं होती, ब्रेक डाउन नहीं होती। उस केस में साइड प्रोडक्ट बन जाते हैं, उनमें ज्यादातर एसिड्स होते हैं और वो एनवायरनमेंट को एसिडिक कर देते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने ऑब्लिक एसिडिक कंडीशन लिखा, क्योंकि वो शुगर रिच मीडियम की वजह से ही एसिडिक कंडीशन बन रही है। How only two nucleus fuse, rest fail to do so, वो एक्सीडेंटली है। दो फ्यूज नहीं करेंगे, फ्यूज तो बहुत करेंगे, वो एक्सीडेंटली है। एक्सीडेंटली कोई नहीं भी हो फ्यूज, अंदर की बात हो, मीन्स अंदर क्या चल रहा है उसके। मेरा 10 मिनट का काम हो रहा है बस। ठीक है, मैं बाइंड अप करता हूँ। तो जिसको डाउट नहीं होगा वो डाउट जिनके, एक बार बेटा एक बार थोड़ी देर के लिए रोक दो, मैं एक बार टॉपिक बाइंड अप कर दूं। जिनको, जिनकी क्लास है या जिनको टॉपिक का कुछ और शेड्यूल है तो वो उसके थ्रू देख लीजिएगा। छोटा सा टॉपिक है, मैं उसे बाइंड अप करता हूँ। इकोनॉमिक इंपोर्टेंस, इकोनॉमिक इंपोर्टेंस। और नेक्स्ट टाइम से बेटा शेड्यूल ना अपना इसी हिसाब से थोड़ा सा एडजस्ट करिए, क्योंकि क्लास देखो यही सेशन अभी यूट्यूब पे रहता तो 1 घंटे में बाइंड अप हो जाता है, क्योंकि अब डाउट की वजह से बीच में क्लास जो रहती थोड़ा सा रहती है। तो नेक्स्ट टाइम से शेड्यूल अपना कुछ इस हिसाब से रखिएगा, 1.5 घंटे की क्लास कम से कम मान के चलिए। तो द फर्स्ट इज राइजोपस स्टोलोनिफर, जो स्पीसीज है, राइजोपस स्टोलोनिफर जो स्पीसीज है, इससे आइसोलेट किया जाता है कौन कौन से एसिड, फ्यूमेरिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड, इसके अलावा कोर्टिसोन। कोर्टिसोन एक स्टेरॉयडल हार्मोन है, हमारी बॉडी में मिलने वाला एक स्टेरॉयडल हार्मोन है। एंड लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड, क्लियर। लैक्टिक एसिड के लिए एक और स्पीसीज भी है, राइजोपस नोडुसस, इससे आइसोलेट किया जाता है। तो ये है एसिड्स जो कि हम एक्सप्लॉइट करते हैं फ्रॉम विच स्पीसीज, स्टोलोनिफर। अब मैं बात करता हूं इसके डिग्रेडिव इफेक्ट की। जैसा मैंने कहा कि कुछ ओकेजनल कंडीशन में जो स्टोलोनिफर है, राइजोपस स्टोलोनिफर, ये पैरासिटिक भी हो जाती है। स्टोलोनिफर के जो डिसीज हैं, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सॉफ्ट रॉट डिसीज, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉफ्ट रॉट डिसीज, या उसको लीक डिसीज भी बोल दिया जाता है, लीक डिसीज। इन केस ऑफ स्वीट पोटैटो, in case of sweet potato, apple, strawberry,
स्ट्रॉबेरी। इसके अलावा जैक फ्रूट, कटहल जो होता है उसमें भी ये चीज मिलती है। तीसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका भी ऊपर क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, राइजोपस ओराइजी, स्पीसीज का नाम है राइजोपस ओराइजी। इसको फर्मेंटेशन के लिए यूज किया जाता है, और बेसिकली कौन सी फर्मेंटेशन, एल्कोलिक फर्मेंटेशन के लिए इसको यूज किया जाता है। एल्कोलिक फर्मेंटेशन के लिए इस स्पीसीज को यूज किया जाता है, ये क्वेश्चन आया भी हुआ है। फोर्थ, राइजोपस आर्टोकार्पी। Rhizopus artocarpi is responsible for the fruit drop disease in case of jackfruit. कटहल जो रहता है jackfruit, it is responsible for the fruit drop disease. And the last is Rhizopus oryzus. This is responsible for the rot disease, fruit rot disease in case of apple. तो इनके ऊपर क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है। व्हाट आर द 4 पॉइंट्स? फर्स्ट इज एसिड फॉर्मेशन के लिए सोलोनिफर कौन सा डिसीज कॉज करती है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में कौन सी यूज होती है। तो ऑल दीज आर द योर स्पीसीज और उनके इकोनॉमिक इंपोर्टेंस। लास्ट में एक क्वेश्चन लिख लीजिएगा, मीटिंग छोड़ने से पहले एक लास्ट क्वेश्चन लिखिएगा। जो आज हमने टॉपिक पढ़ा है ये राइजोपस का पढ़ा है, और राइजोपस का जो जाइगोमाइसिडीज का जो दूसरा मेंबर है दैट इज म्यूकर मुसीडो। आपका असाइनमेंट क्या रहेगा, राइजोपस और म्यूकर में शुरू से लेके हैबिटाट से लेके और इकोनॉमिक इंपोर्टेंस तक आपको डिफरेंसेस लिखने हैं बस, क्योंकि क्वेश्चन राइजोपस पे ज्यादा रहते हैं, म्यूकर पे भी रहते हैं, क्योंकि इनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। तो आपका असाइनमेंट क्या रहेगा कि राइजोपस और म्यूकर में आपको डिफरेंस बना के मुझे सेंड करने हैं कि ये डिफरेंसेस हैं। ठीक है, तो अभी जिनको जाना है वो जा सकते हैं, जिनको डाउट है वो रुक सकते हैं। यू कैन लीव नाउ। डाउट जिसके हैं बेटा वो बोलिए, टॉपिक का बाइंड अप हो चुका है हमारा। जाइगोस्पोरेंजियम तो बेटा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, स्पोर निकलने के बाद जाइगोस्पोरेंजियम पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। मैनी फ्यूजेस नहीं होंगे बेटा, मैनी फ्यूजेस का मतलब है मैनी फ्यूजेस इन पेयर्स। मैनी फ्यूजेस का यहां मतलब है मैनी फ्यूजेस इन पेयर्स। लाइक लुक एट दिस डायग्राम, इस डायग्राम को देखिए। लुक एट दिस डायग्राम, आपको दिख रहा है यहां पे, इस कंडीशन को देखिए। मैं इसको थोड़ा सा मैग्नीफाई करता हूं, जूम करता हूं थोड़ा सा मैं। लुक एट दिस, हाउ मेनी न्यूक्लियसेस आर देयर? 3 रेड, 3 ब्लू, एंड दीज 3 रेड एंड ब्लू फ्यूजेस, अगर इनमें से कोई पेयर फ्यूज नहीं कर पाए तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ए जाइगोस्पोर, दैट इज नोन एज ए जाइगोस्पोर, अगर वो फ्यूज नहीं कर पाता तो जो स्ट्रक्चर बनती है दैट इज नोन एज, क्योंकि जाइगोस्पोर, देखो इसको ऐसे ध्यान रखना, जाइगोस्पोर जो होता है वो कब बनता है? जाइगोस्पोर बनता है फ्यूजन के बाद। और अगर कोई स्पोर जैसे ही स्ट्रक्चर बन गई लेकिन बिना फ्यूजन के बनी है तो आगे ए लगा दो, ए जाइगोस्पोर। क्लियर बेटा? Look at this. This is the diagram of Rhizopus sexualis. ये डायग्राम था बीच में Rhizopus sexualis का। आप देख रहे हैं होमो
थैलिक कंडीशन इसमें शो की गई है, होमोथैलिक। एक ही माइसीलियम से दो गैमेटेंजिया उठे और फ्यूज कर गए एंड दे गिव राइज टू जाइगोस्पोर। और ये एक्सेप्शन थी किसकी? राइजोपस सेक्सुअलिस की। इफ मैनी न्यूक्लियाई फ्यूज इन पेयर देन मैनी डिप्लॉइड जाइगोट, बिल्कुल काफी सारे डिप्लॉइड जाइगोट न्यूक्लियाई बनेंगे, डिप्लॉइड जाइगोट नहीं न्यूक्लियाई बनेंगे। बेटा ये आपके जूलॉजी के टॉपिक हैं, कॉर्टिसोन, कोर्टिसोल, ये हार्मोन जितना भी है ना, एंडोक्राइन सिस्टम, ये आपका जूलॉजी का टॉपिक है, ये बॉटनी का टॉपिक नहीं है हमारा। तो इस क्वेश्चन को बेटर आप आलम सर से पूछिएगा। व्हाट हैपेंस इफ सॉफ्ट रॉट का मतलब है कि रॉट का मतलब होता है डिसनरेट हो गया, और सॉफ्ट हो गया मतलब सेल वॉल डिस्ट्रॉय हो चुकी है, वहां का हिस्सा जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है, हार्डनेस बिल्कुल खत्म हो चुकी है। रॉट का मतलब बेटा डिस्ट्रॉय होता है, डिस्ट्रॉय हो गया। बेटा एसपी सर फंजाई जो करवा रहे हैं वो नॉर्मल वाले बच्चों को करवा रहे हैं, आपको देखना है, आप देख सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एसपी सर जो फंजाई का टॉपिक करवा रहे हैं वो नॉर्मल वाले बच्चों को करवा रहे हैं, क्योंकि एसपी सर नॉर्मल में बॉटनी पढ़ा रहे हैं और रेवाड़ी में जूलॉजी पढ़ा रहे हैं। तो उनके शायद चैनल पे चल रहा होगा, आई थिंक, मुझे जहां तक ख्याल है उनके चैनल पे फंजाई की वीडियोस आ रही होंगी, तो वो नॉर्मल वाले बच्चों के लिए करवा रहे हैं, क्योंकि एसपी सर यहाँ आपको रेवाड़ी में जूलॉजी पढ़ाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि नारनौल में वो बॉटनी पढ़ाते हैं और रेवाड़ी में वो ये आपके ये पढ़ाते हैं, क्या कहते हैं, जूलॉजी। तो उनको दोनों ही टॉपिक करवाने पड़ रहे हैं, तो आपको देखना है, आप देख सकते हैं, कोई डाउट नहीं, मुझे मेरी तरफ से कोई इशू नहीं है, मेरी तरफ से एसपी सर का छोड़िए, किसी का भी कोई इशू नहीं, आपको जहां से इंफॉर्मेशन उठानी है उठाइए। तो मैं क्लियरली बोल रहा हूं, आपको जहां से इंफॉर्मेशन मिलती है आप वहां से इंफॉर्मेशन उठाइए। Springes for how the cytoplasm divides such that nuclear on one side, बेटा ये साइटोस्केलेटल मूवमेंट्स होती हैं, मतलब जो भी ऑर्गेनेलीज की मूवमेंट रहती है ना उसमें साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स रहते हैं, जितनी भी ऑर्गेनेलीज की मूवमेंट होती हैं वो साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स की वजह से होती हैं, लाइक माइक्रोट्यूबुल्स हुए, माइक्रोफिलामेंट्स हुए, उनकी वजह से रहती है। ठीक है बेटा, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं मतलब वो है ना कि अगर आपको जैसे कई बार होता है कि टीचर से थोड़ा वो रहता है कि इनको, मुझे सीरियसली नहीं प्रॉब्लम होने वाला, मैंने एसपी सर के साथ 3 साल पैरेलल पढ़ाया, रेवाड़ी में एसपी सर के साथ 3 साल मैं पैरेलल ही था। और किसी को डाउट है बेटा, बाइंड अप करें? बेटा जब सीनोगैमेटिक कंडीशन होती है ना, सीनोगैमेटिक कंडीशन में क्या होता है कि गैमेट्स के अंदर न्यूक्लियस ज्यादा होते हैं। अब लेट्स सपोज इधर से एक गैमेट आया, एक गैमेटेंजिया आया जिसमें 5-6 न्यूक्लियाई थे, उधर से एक गैमेटेंजिया आया जिसमें 5-6 न्यूक्लियाई थे, 7 न्यूक्लियाई थे, कुछ भी लगा लो, वो दोनों फ्यूज कर गए। अब हैप्लोइड हैप्लोइड न्यूक्लियाई अपोजिट टाइप के आपस में फ्यूज कर देंगे, ठीक है? तो वो जो हैप्लोइड है, इसको आप ऐसे समझ लीजिए,
लुक एट दिस डायग्राम कि ये आपका एक गैमेटेंजिया है, ठीक है, और ये इसके न्यूक्लियाई है, और ये आपका जो है दूसरा गैमेटेंजिया है और उसके अंदर ये न्यूक्लियाई है। अब ये दोनों फ्यूज किए, दोनों के दोनों क्या कर गए, बोथ विल बिकम फ्यूज। रिजल्टिंग जो स्ट्रक्चर बनी, क्योंकि ये गैमेटेंजियल कॉपुलेशन है तो पूरी की पूरी स्ट्रक्चर फ्यूज हो जाएगी। रिजल्टिंग स्ट्रक्चर में क्या होगा, पूरी की पूरी जो स्ट्रक्चर है वो फ्यूज कर जाएगी, ठीक है। तो उसमें जो, अब इसको अगर तुम पॉजिटिव कहो, इसको अगर तुम नेगेटिव कहो, तो पॉजिटिव के न्यूक्लियाई भी हैं, ठीक है, उसमें आपके नेगेटिव के न्यूक्लियाई भी हैं, ठीक है। तो होगा ये कि इन द रिजल्टिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए आप, ये स्ट्रक्चर बनी रिजल्टिंग। इन द रिजल्टिंग स्ट्रक्चर जो भी आपके ये पेयर्स में है ये सब फ्यूज कर गए, जो भी पेयर्स में थे वो फ्यूज कर गए, ठीक है। और बाकी जो थे, जो नहीं फ्यूज किए वो डिस्ट्रॉय हो गए, जो नहीं फ्यूज किए वो डिस्ट्रॉय हो गए। अब ये जो बने हैं ये सारे के सारे कैसे बने, डिप्लॉयड बने हैं, ठीक है। अब इसके बाहर क्या होगी, इसके बाहर टफ वॉल आ जाएगी, दिस स्ट्रक्चर विल बिकम जाइगोस्पोरेंजियम, जाइगोस्पोरेंजियम बन गया, इसके बाहर टफ वॉल आ गई। और फिर क्या होगा कि जब फेवरेबल कंडीशन आएंगी, जिस टाइम पे फेवरेबल कंडीशन आएंगी, तो ये जो पार्ट है एक्सोस्पोरियम वाला पार्ट ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा, एक्सोस्पोरियम वाला पार्ट डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और जो अंदर से एंडोस्पोरियम है दैट विल कम आउटसाइड इन द फॉर्म ऑफ अ ट्यूब, ट्यूब की तरह बाहर आएगी। और उसके अंदर ये जो न्यूक्लियाई है दे विल अंडरगो मियोसिस, मियोसिस करेंगे तो कितने न्यूक्लियाई बनेंगे, 4। एक न्यूक्लियाई फ्यूसिस करता है तो 4 बनते हैं, तो यहाँ 4 हैं तो कितने बन जाएंगे, 16 बन जाएंगे, 16 न्यूक्लियाई बन जाएंगे। दिस पार्ट विल बिकम यूर जाइगोस्पोरेंजियम। इन न्यूक्लियाई को अपना अपना साइटोप्लाज्म दे दिया जाएगा, इनको अपना अपना साइटोप्लाज्म दे दिया जाएगा, और ये जो है यहाँ से बाहर डिस्पर्स कर दिए जाएंगे। तो इसमें जाइगोट वाली कहानी नहीं है, इसमें ये कहानी चल रही है। क्लियर है बेटा? और किसी को डाउट है बेटा? बाइंड अप करें? ठीक है बेटा, तो इसकी रिकॉर्डिंग मैं आपको थोड़ी देर में दे दूंगा, डायग्राम आपके ग्रुप पे फॉरवर्ड कर दूंगा मैं, और हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, कोई भी डाउट आता है तो आप ग्रुप पे शेयर कर लीजिएगा उसको। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सॉफ्ट कॉपी, बिल्कुल बिल्कुल सॉफ्ट कॉपी मैं अभी फॉरवर्ड करता हूँ आपको, अभी फॉरवर्ड करता हूँ सॉफ्ट कॉपी। निमोनिक वाली फाइल बेटा, वो ना एक्चुअली क्या है कि निमोनिक्स जो थे वो मेरे हिसाब के थे, पढ़े तो थे मेरे पास निमोनिक्स, वो मेरे हिसाब के थे। अब मैं तुम्हें एक एग्जांपल, वो बन रही है क्योंकि वो थोड़ी सी स्टूडेंट्स के हिसाब से बनानी है तो उसको थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ रहा है, इसलिए टाइम लग रहा है। बाकी आज की डेट में निमोनिक्स वाली फाइल फॉरवर्ड कर दूंगा आपको हर हालत में, आज कर दूंगा फॉरवर्ड मैं आपको।